So dear kids, we will start with some questions in the beginning of this chapter. So 3 questions we will talk about. The first question, need of food. Food की need, जरूरत, what is that? क्यों चाहिए? तो this question already we have discussed in class 7th and 6th also. क्या जरूरत है, क्यों चाहिए? तो 3 हमने उसके कारण बताए हैं. सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए. सेकेंड, एनर्जी फॉर फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, etc. And all these functions we had talked about in our class 7th. In the last region, growth and development of the body, even of the plants and also definitely of the animals. Now question number 2, food from where? So all need the food. So from where? कहाँ से ये food आएगा? So the answers are there. Already we had talked about in class 7 that there are 2 types of 2 modes of food preparation, and that is autotrophs by the autotrophic method. Second, heterotrophs by heterotrophic method or mode. Okay. So autotrophs, they can synthesize their own food by the process of photosynthesis. बना सकते हैं अपना फूड. फॉर रॉ मटेरियल्स की हमने बात की थी. हेटेरोट्रॉफ्स की हम बात ये भी कर चुके हैं. तो ये डिपेंड करते हैं या तो प्लांट्स पे जो अपना फूड बना सकते हैं, या डिपेंड करता है एनिमल्स पे, दूसरे एनिमल्स पे, जो कि अल्टीमेटली वो प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं. थर्ड क्वेश्चन की बात करें, सो मच फूड, इतना सारा फूड चाहिए इंडिया को, कैसे? ऑलरेडी यू नो दैट इंडिया इज नंबर 2 इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन. कितनी पॉपुलेशन है? अराउंड 1.3 बिलियन एंड इट इज ग्रोइंग. तो इतनी सारी पॉपुलेशन है और फूड सबको चाहिए. क्यों? क्योंकि डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर या एनिमल्स पर, जो कि अल्टीमेटली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. तो इतना सारा फूड चाहिए, तो क्या करें? तो इसका जवाब है नीड तो बहुत ज्यादा, नीड इज वेरी वेरी हाई. तो क्या करें? प्रोडक्शन करना पड़ेगा हमें. प्लांट्स, नेचुरली प्लांट्स डिपेंड हम करते हैं वो नहीं, हमें लगाने पड़ते हैं और हम लगाते आए, सदियों से लगाते आए प्लांट्स. तो वो प्रोडक्शन करना पड़ेगा हमें बहुत ज्यादा. 4 पॉइंट्स उसके लिए. एट लार्ज स्केल, बहुत ज्यादा पैमाने पर, बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा प्रोडक्शन प्लांट्स का, फूड का. आप जानते हैं कि इंडिया इज ए एग्रीकल्चरल कंट्री, कृषि प्रधान देश. दूसरा, रेगुलर, और रेगुलर करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि भाई इस बार नहीं करते हैं एग्रीकल्चर, नहीं कर, प्रोडक्शन नहीं करते, खेती नहीं करते हैं. अगर नहीं करें, प्लांट से प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा? भूखमरी, स्टार्वेशन. थर्ड, प्रॉपर मैनेजमेंट. और जो प्लांट्स का प्रोडक्शन किया जाएगा, फूड का प्रोडक्शन किया जाएगा, वो प्रॉपर मैनेज होना चाहिए. और लास्ट में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, और वो फूड फिर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट भी हो, जिनको जरूरत है. 1.3 बिलियन लोगों को पहुंचना भी चाहिए. तो दीज आर द 4 ways to produce high quantity of the food for this population. अभी बात करेंगे थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में. साइंस में हिस्ट्री थोड़ी सी जरूरी भी है. हर एक सब्जेक्ट का आपस में अमलगमेशन होना चाहिए ना, इसलिए थोड़ी सी बात करते हैं. तो थोड़ी जम लगा. लेकिन हिस्ट्री किसके बारे में? फूड की हिस्ट्री के बारे में. तो टिल 10,000 BC, अभी एडी चल रहा है, यू नो अबाउट दैट. तो अभी कितने साल हो गए 10,000 BC को? 10,000 और प्लस 2020, कितने हो गए? 12,020 years बैक तक ह्यूमन वाज नोमैडिक और वांडरर. नोमैडिक और वांडरर का मतलब होता है घुमक्कड़, जिसका कोई ठोर ठिकाना ना हो, यहां से वहां रोमिंग करता रहता है, यहां से वहां चले जाए, वहां से कहीं और चले जाए, कोई रहने की फिक्स कोई जगह नहीं थी. तो वो नोमैडिक था, वांडरर था, भटकता रहता था यहां से वहां. क्यों जाता था? प्लेस टू प्लेस क्यों जाता था? वाई? फॉर 2 बातों के लिए, फूड एंड शेल्टर, खाने के लिए और रहने के लिए. कोई जगह मिल जाए, आसरा मिल जाए, जहां रह लिए, खाना मिल गया वहां रह लिए, और नेक्स्ट डे कहीं और चले गए. तो उन्होंने क्या खाया वहां पर? उनको रॉ फ्रूट्स मिल जाते थे, कच्चे, पकाना आता नहीं था. कुछ भी मिल गया, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो भी था कच्चा खा लिया, रॉ, कच्चा.
और इसके अलावा उन्होंने एनिमल्स को भी खाया, हंटिंग की, हंटेड एनिमल्स और फूड के लिए एनिमल्स की हंटिंग की। बाद में धीरे धीरे काफी वक्त गुजरा, उसके बाद में मतलब 10,000 BC के बाद की बात कर रहे हैं, स्टार्टेड कल्टीवेटिंग लैंड, जमीन की जुताई करना उसने शुरू की। तो सबसे पहले कौन से प्लांट लगाने शुरू किए उन्होंने? राइस। उसके बाद नंबर 2 पे व्हीट, प्रोड्यूस्ड राइस, व्हीट, मेज एटसेट्रा। तो इस तरह से जब उन्होंने कल्टीवेशन शुरू किया, जुताई शुरू की, तो बर्थ हुआ एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर एक नया वर्ड है, इसका मीनिंग ये वर्ड खुद बताता है। इसको हम तोड़ दें 2 पार्ट्स में। कैसे? तो फर्स्ट पार्ट है एग्री, तो उसका मतलब है फील्ड और लैंड, जमीन। दूसरा है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में सेकेंड वाला पार्ट है कल्चर। कल्चर बना है कल्टीवेशन से, तो कल्टीवेशन का मतलब होता है प्लांटिंग करना, ग्रोइंग करना, प्लांट्स लगाना, उनकी देखभाल करना। तो दोनों मिला के इसकी डेफिनेशन बताते हैं। जमीन में प्लांट्स को लगाना, उनकी ग्रोथ होने के तक, उसके लास्ट तक ध्यान देना। तो उसकी डेफिनेशन होगी एग्रीकल्चर की, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल और लैंड टू प्रोड्यूस फूड फ्रॉम क्रॉप्स इज नोन एज एग्रीकल्चर। नाउ एक वर्ड आया क्रॉप्स। दिस नाउ व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये क्रॉप्स क्या है, इसकी बात करें। ओके, क्रॉप के बारे में बात करते हैं। अभी हमने वर्ड पढ़ा क्रॉप्स। तो क्रॉप के बारे में 2 मेन बातें होती हैं। फसल, क्रॉप को हिंदी में बोलते हैं फसल। तो आपने गेहूं का खेत, धान का खेत देखा होगा, सब में नहीं देखा था, रास्ते से गुजर तो आपने खुद का खेत नहीं तो रास्ते गुजर रोड्स के साइड्स में देखे होंगे खेत। तो अगर हम बात करें गेहूं का खेत, व्हीट फील्ड या पैडी फील्ड, धान का खेत आप बात करते, तो उस व्हीट फील्ड में ज्यादातर प्लांट्स किसके हैं? व्हीट के। कई बार तो सारे के सारे वही होता है, किसान लेके कई बार कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक से ज्यादा क्रॉप्स भी एक साथ लगा सकते हैं। तो लेकिन ज्यादातर उसी टाइप के प्लांट्स होते हैं। दूसरी बात, बहुत बड़े पैमाने पर होता है। ऐसा तो है नहीं कि वहां पर गेहूं का एक प्लांट लगा दिया उन्होंने, चावल का एक प्लांट लगा दिया, धान का एक प्लांट, ऐसा तो नहीं होता, बहुत सारे लगाए जाते हैं। तो 2 बातें इंपॉर्टेंट, पहली प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, एंड सेकेंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस इन लार्ज स्केल, बहुत बड़े पैमाने पर लगाते हैं एक ही जगह पर। ऐसे नहीं एक वहां लगा दिया उस खेत में, एक वहां लगा दिया, एक ही जगह पर बहुत सारे प्लांट लगाता फार्मर। तो दोनों को मिलाकर क्रॉप की डेफिनेशन बन जाती है। क्या है डेफिनेशन? क्रॉप, प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, काइंड का मतलब यहाँ प्रकार, एक ही तरह के, प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, कल्टीवेटेड। हमने बात की कल्टीवेटेड का मतलब होता है प्लांटिंग एंड ग्रोइंग। तो कल्टीवेटेड एट वन प्लेस इन लार्ज स्केल आर नोन एज क्रॉप। तो इसके एग्जांपल्स कुछ, पैडी, धान, चावल की फसल को धान बोलते हैं इंग्लिश में पैडी, और चावल को जो उसका अनाज है फूड ग्रेन उसको बोलते हैं इंग्लिश में राइस। तो पैडी, व्हीट, गेहूं, पी, मटर एटसेट्रा, कुछ फसलों के एग्जांपल्स। अब ये अलग अलग तरह की क्रॉप्स होती हैं, तो उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो मेजर टाइप्स की बात करें, मेजर 5 टाइप्स हैं। ऑयल सीड्स, बात करते हैं इसके बारे में। पल्सेज, सीरियल्स, सीरियल्स है ये, सीरियल नहीं है। सीरियल आपने टीवी में देखे होंगे, सास बहू का सीरियल एटसेट्रा। तो दिस इज सीरियल्स। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। पहला ऑयल सीड्स की बात करें, ऑयल सीड्स क्या होते हैं? जिनसे हमें ऑयल मिलता है, ऐसे सीड्स प्रोवाइड ऑयल। मस्टर्ड, सरसों, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सोयाबीन। ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी, यू नो अबाउट दैट। सेकेंड इज पल्सेस, दालें, दालें वाले प्लांट्स। हमने बात की थी नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स के बारे में लास्ट ईयर क्लास 7 में, सिम्बायोसिस की जब हमने प्रोसेस की बात की थी तब। तो वो प्लांट्स होते हैं लेग्यूम्स, जिनकी रूट्स में होती है नोड्यूल्स, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती हैं, एयर से नाइट्रोजन को लेकर उसको सोल्यूबल फॉर्म में बदलती हैं। तो वो लेग्यूम वाले प्लांट्स, उनको पल्सेस बोलते हैं। उनके एग्जांपल्स पी, ग्राम, अरहर, लेंटिल्स, लेंटिल मतलब मसूर, एंड मूंग एटसेट्रा। सीरियल्स, इसका मतलब होता है फूड ग्रेन, मतलब अनाज, खाद्य अन्न, राइस, व्हीट, मेज, मक्का एटसेट्रा। वेजिटेबल, सब्जियों की बात करें, ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो एटसेट्रा, और भी बहुत सारी। फ्रूट्स की बात करें, बनाना, मैंगो, एप्पल एटसेट्रा। तो दीज आर 5 मेजर टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स।
नाउ देयर इज ए क्वेश्चन क्रॉप्स की हमने टाइप्स की बात की, तो क्या सभी क्रॉप्स को, डू ऑल क्रॉप्स नीड इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर? क्या सबको बराबर क्वांटिटी में वाटर चाहिए? क्या जरूरतें सबकी एक जैसी होती हैं? बाकी दूसरी जरूरतें, अगर हम बात करें टेम्परेचर के बारे में, हम बात करें रेनफॉल के बारे में, मॉइस्चर के बारे में, तो एयर की स्पीड के बारे में, सॉइल की कंटेंट के बारे में, क्या सबकी डिफरेंट होती है, नीड्स की सेम होती है? तो आंसर इज नो। अब इंडिया की बात करें, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, ऑलरेडी वी नो, बहुत बड़ा कंट्री है। वास्ट मतलब विशाल, ये वेस्ट नहीं है, वास्ट मतलब विशाल कंट्री, बड़ा देश है। तो इसका मतलब यहाँ की जो कंडीशंस हैं, क्लाइमेट वाली कंडीशन, क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट हमने 7th क्लास में पढ़ी। क्लाइमेट का मतलब होता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर, या वाटर कंटेंट इन द एयर, रेनफॉल। तो इन तीनों से ही नहीं, कुछ और भी इसमें फैक्टर्स होते हैं, उन सबको मिलाकर बोलते हैं क्लाइमेट। तो इंडिया में अलग अलग प्लेसेस की क्लाइमेट भी चेंज हो जाती है, डिफरेंट है। तो वेरी प्लेस टू प्लेस, अलग अलग जगहों की जो क्लाइमेट है वो भी अलग अलग है इंडिया में। तो इसके कारण हमारे इंडिया में अलग अलग तरह के सीजन्स हैं, वो है 4 सीजन्स मौसम, विंटर, समर, रेनी सीजन एंड ऑटम सीजन। जो समर सीजन है उसको प्री मॉनसून भी बोलते हैं, मॉनसून के पहले वाला, गर्मियों वाला मॉनसून के पहले। मॉनसून का मतलब जो बारिश आती है, हमने बात की है 7th क्लास में। तो हमारे इंडिया में जो मॉनसून के दौरान बारिश होती है उसके पहले वाला सीजन, उसका नाम है समर सीजन। नेक्स्ट रेनी सीजन, जिसको मॉनसून बोलते हैं। एंड द लास्ट वन ऑटम। आपका ब्रेक भी होता है नवोदय विद्यालय में, ऑटम ब्रेक। सो ऑटम सीजन ये कौन सा होता है? मॉनसून के बाद वाला। पोस्ट मॉनसून। तो 4 सीजन्स है। तो सीजन्स के बेसिस पर क्रॉप्स लगाई जाती हैं किसानों के द्वारा, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, ज्यादा है, टेम्परेचर कम है, ज्यादा है, रेनफॉल कम है, ज्यादा है। तो इसके बेसिस पर किसान लोग, फार्मर्स, दे ग्रो द प्लांट, दे कल्टिवेट द सॉइल। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेथड, उनकी जो टेक्निक है, उनका जो तरीका है, उसके बेसिस पर 2 तरह के पैटर्न, क्रॉप्स लगाने के 2 तरह के पैटर्न्स हैं। वो 2 तरह के पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न्स, वो 2 तरह के हैं। क्रॉपिंग पैटर्न किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन्स। वो कौन से सीजन्स हैं? 2 प्राइम सीजन्स, मेन सीजन्स। पहला सीजन कौन सा है? विंटर, और दूसरा समर, सॉरी रेनी सीजन। तो विंटर सीजन और रेनी सीजन की बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं खरीफ क्रॉप्स के बारे में। 2 तरह के पैटर्न्स हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स कौन से सीजन में लगाई जाती है? जब वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है नेचुरली, मतलब रेनी सीजन में। तो रेनी सीजन में लगाई जाती है खरीफ क्रॉप्स। एंड द सेकंड रबी क्रॉप्स, दे आर ग्रोन इन द विंटर सीजन। रेनी सीजन का मतलब इंडिया में जून की शुरुआत में केरला की तरफ से मॉनसून एंट्री हो जाती है, इसलिए तब से लेकर सितंबर तक जो मॉनसून का सीजन है वो चलता रहता है। तो उस रेनी सीजन को जून टू सितंबर माना जाता है, और विंटर सीजन माना जाता है अक्टूबर टू मार्च। इसमें अक्टूबर की हम बात करें तो ऑटम भी शामिल है उसमें, ठीक है। इन सबको मिलाकर अक्टूबर टू मार्च इंडिया में विंटर सीजन की का एरिया का ड्यूरेशन माना जाता है। तो रेनी सीजन में जो क्रॉप्स लगाई जाती है उनका नाम है खरीफ क्रॉप्स, और विंटर सीजन में क्रॉप्स लगाई जाती है उनका नाम है रबी क्रॉप्स। तो यही इनकी डेफिनेशन भी है। अगर आपको रेनी सीजन पता है तो दैट इज द डेफिनेशन। अगर आपको विंटर सीजन पता है तो आपकी रबी क्रॉप्स की डेफिनेशन हो गई। देखिए डेफिनेशन रबी खरीफ क्रॉप्स की, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड एज खरीफ क्रॉप्स। हियर द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड एज रबी क्रॉप्स। इनके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। खरीफ क्रॉप्स बारिश में उगती जो उगाई जाती है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एटसेट्रा। एंड द सेकंड वन रबी क्रॉप्स, द एग्जाम्पल्स wheat, gram, pea, mustard, linseed, etc. लिनसीड को हिंदी बोलते हैं अलसी,
और ये एक ऑयल सीड होता है, इससे तेल भी निकाला जाता है और ये एनिमल्स के लिए फूड के रूप में भी, मतलब फोडर के रूप में भी काम आता है. दैट इज. आपने कभी न कभी कोई न कोई प्लांट तो जरूर लगाया होगा. तो जब आपने प्लांट लगाया होगा तो आपने देखा होगा कि प्लांट कौन सा लगाऊं, कहाँ लगाऊं, वहां उसको क्या क्या चाहिए होगा, सोइल कैसी होनी चाहिए, पानी कब कब दूंगा. कभी उसकी पत्तियां आपको अच्छी नहीं लग रही थी, कुछ कटा फटा था, पत्तियां खराब हो रही थी, तो आपने सोचा, पेरेंट्स से पूछा होगा, मम्मा पापा से पूछा होगा कि पापा ये तो खराब हो रहा है, तो क्या करें इसका, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है. उसके बाद में उसकी ग्रोथ हुई, बड़ा हुआ होगा, उससे अगर आपने फ्रूट वाला प्लांट लगाया था तो आपने फ्रूट्स प्राप्त किए होंगे, फ्लावर वाला तो फ्लावर मिले होंगे आपको. ओनली ऑर्नामेंटल अगर प्लांट था, सजावटी प्लांट जैसे गार्डन में लगाते हैं सुंदरता के लिए, तो उसी तरह से आपने अलग अलग तरह की एक्टिविटीज की, काम किए शुरू से लेकर लास्ट तक. उसी तरह फार्मर्स भी जब अपने खेतों में क्रॉप्स ग्रो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं लैंड को, क्रॉपिंग पैटर्न्स अलग अलग तरह के हिसाब से, तो उनको भी बहुत सारे काम, एक्टिविटीज, टास्क करने होते हैं. तो इन सारे टास्क का नाम है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. तो डेफिनेशन क्या हो गई, वही सारे काम, एक्टिविटीज और टास्क, काम टेकन अप बाय ए फार्मर, किसान के द्वारा किए गए ड्यूरिंग कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स आर नोन एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. तो वो 7 मेजर प्रैक्टिसेस हैं. कौन कौन सी? फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सॉइल को प्रिपेयर करना, तैयार करना प्लांट लगाने के लिए. किसान भी करता है, एक गार्डनर भी ही करता है, और आपने भी ऐसे ही किया होगा. सेकंड, सोइंग. और उसके बाद में जो सीड है वो आपने, अगर आप प्लांटलेट लेकर आए थे, पॉटेड प्लांट लेकर आए थे, आपको तो सोइंग नहीं करनी पड़ी, लेकिन एक किसान को तो बीज लगाना पड़ता है. कुछ प्लांट्स में वो भी सोइंग नहीं करता है, वो प्लांटलेट लगाता है. तो सोइंग, उस प्लांट को लगाना या फिर प्लांटलेट को लगाना या फिर सीड को लगाना, सोइंग. एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. अगर उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो उनको डेफिनेटली डालने पड़ेंगे मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. इरिगेशन, वाटर सप्लाई करनी पड़ेगी. प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. वीड्स की बात करेंगे, अनवांटेड प्लांट्स से, उनसे बचाव. हार्वेस्टिंग, जब फसल पक गई है तो उसको काटना. एंड स्टोरेज, अल्टीमेटली इसको स्टोर करना, जिससे कि हम फर्दर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाए. हमने बात की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए. देयर आर 7 मेजर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं. प्रैक्टिस नंबर 1 की, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. तो सॉइल को तैयार करना है, तो सॉइल को तैयार करने में 2 मेन काम करने होते हैं सॉइल के. क्या? सॉइल को टर्न करना होता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, और लूजन करना होता है. जो पैक हो जाती है सॉइल उसको लूज करना होता है. तो दोनों को बेनिफिट क्या होगा, क्यों करते हैं ऐसा? इसका बेनिफिट क्या है? पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स. जो रूट्स है प्लांट्स की, क्रॉप्स के प्लांट्स की रूट्स, वो सॉइल के अंदर की तरफ जाएंगी. तो अगर सॉइल कॉम्पैक्ट रही, उसके पास पार्टिकल बहुत ज्यादा रहे, तो रूट्स को अंदर जाने में मुश्किल होगी, जिससे कि वो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल विल नॉट बी पॉसिबल बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ऑफ द क्रॉप्स. सो पेनिट्रेशन मतलब उनका अंदर की तरफ घुसकर जाना रूट्स का, वो पॉसिबल होगा. एंड सेकेंड, उससे होगा क्या, जब सॉइल लूज हो जाएगी, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, तो जो रूट्स अंदर जा रही है डीप इन द सॉइल, दे विल हैव इजी ब्रीदिंग. उनको ब्रीद करने में इजी होगा, आसानी होगी. क्यों आसानी क्यों होगी ब्रीदिंग करने में? तो इसके लिए हम बात करते हैं. हमने बात की कि सॉइल के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स भी होते हैं और अर्थवॉर्म्स भी होते हैं. अर्थवॉर्म्स आप जानते ही हैं, 6th में पढ़ते हैं इसके बारे में. तो ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स. अब जब एयर होगी सफिशिएंट वहां सॉइल के बीच के पार्टिकल्स के बीच में, तो इन ऑर्गेनिज्म को, माइक्रोब्स को, इनको भी ये सफिशिएंट मिलेगी, इनकी ग्रोथ ज्यादा होगी. जब इनकी ग्रोथ ज्यादा होगी तो ये अपना जो काम है डिकम्पोजिशन वाला, वो अच्छे से करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, सॉइल टर्न एंड लूजन और हो जाएगी ज्यादा. तो जब सॉइल टर्न और लूजन, ढीली ज्यादा हो जाएगी, तो प्लांट्स की ग्रोथ ज्यादा अच्छी होगी. इसलिए ही अर्थवॉर्म्स को और माइक्रोब्स को फार्मर्स का फ्रेंड बोलते हैं. फार्मर्स फ्रेंड्स, हु? अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स. लेकिन ये टर्न एंड लूजन सॉइल को करते ही क्यों हैं? क्यों करें? व्हाट इज द रीजन? व्हाई?
तो उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली बात कि सॉइल में होता क्या है, हम क्लास 6 से बात करते हैं। होता क्या है सॉइल में? वाटर, एयर, माइक्रोब्स, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल प्लांट की डेथ होती है वो भी सॉइल पे गिरते हैं। उसके बाद में ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इनका होता है डिकम्पोजिशन, डिग्रेडेशन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स उनको डिग्रेड करते हैं, तो उनकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स, वो कहाँ गए? बैक इन द सोइल। वो इनकी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को किसने कर दिया ये काम? माइक्रोब्स ने। दे आर रिलीज बैक इन द सोइल, वापस रिलीज हो गए न्यूट्रिएंट उनकी बॉडी से डिकम्पोजिशन के कारण। नाउ दीज न्यूट्रिएंट्स आर इन द सोइल and the plants of the crops are growing there, the roots are there, so they will absorb these nutrients from the soil by the help of roots. So back in the soil वो nutrients वापस आ जाएंगे। तो हमने बात की प्लांट्स की रूट्स वो सोइल के अंदर की तरफ जाती है, सभी की जाती है, सभी प्लांट्स की ग्रोथ मोस्टली। तो अब उनकी रूट्स नीचे की तरफ ग्रो कर रही है। तो हम ये जानते हैं कि प्लांट्स जो क्रॉप्स वाले होते हैं ज्यादातर उनकी रूट्स बहुत ज्यादा डीप नहीं जाती हैं। अपर सम सेंटीमीटर्स ऑफ द लेयर आर ओनली सपोर्टिंग द ग्रोथ ऑफ द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। और वहां पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, टर्निंग और लूजनिंग जब हम सॉइल की करेंगे तो उसके कारण न्यूट्रिएंट्स जो है टर्न लूज करने के कारण वापस नीचे वाले ऊपर नीचे सब इवनली मिक्स हो जाएंगे सॉइल में। तो प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि रूट्स को सफिशिएंट क्वांटिटी में और जितने चाहिए उतने क्वांटिटी में वो वाले न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो पा रहे हैं रूट्स को। तो रूट्स की ग्रोथ अच्छी तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी। तो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल बैक टू टॉप आ गई है और प्लांट्स उनको यूज कर सकते हैं। अब जो टर्निंग एंड लूजनिंग है, क्या कोई इसका एक स्पेशल नाम भी है, इसकी बात करते हैं। प्रिपरेशन की हम बात कर रहे थे सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए, तो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। टर्निंग और लूजनिंग की बात करते हैं अभी। तो प्रिपरेशन में 3 पार्ट्स हैं, वाटरिंग, प्लाविंग, नया वर्ड है ना, बात करते हैं इसके बारे में, और लेवलिंग। तो वाटरिंग क्यों करनी पड़ती है? वाटरिंग मतलब सप्लाई ऑफ वाटर टू द सॉइल। इसके पीछे कारण क्या है? इफ द सॉइल इज ड्राई, अगर सॉइल ड्राई है तो पानी देना पड़ेगा। सेकेंड इज प्लाविंग, प्लाविंग की बात करते हैं आगे जाकर। थर्ड इज लेवलिंग, लेवलिंग का मतलब लेवल करना। इफ द सॉइल इज अनइवन इन द क्रॉप फील्ड, सो द सीड्स विल बी नॉट ग्रोन सोन प्रॉपरली, तो उसकी लेवलिंग करनी पड़ती है। उसके पीछे कारण क्या है? सॉइल अनइवन हो सकती है, या फिर उसमें बड़े बड़े पीसेज ऑफ सॉइल, बिग पीसेज ऑफ सॉइल, जिनको बोलते हैं क्रम्स, CRUMBS, क्रम्स, तो उनको तोड़ना पड़ता है। तो तोड़ने के लिए एक इम्प्लीमेंट होता है, टूल होता है प्लैंक। तो प्लैंक के द्वारा उन क्रम्स को तोड़ दिया जाता है। उसके बाद में लेवलर, एक लेवलर नाम का टूल होता है, उसके थ्रू उस सॉइल को, क्रम्स को तोड़ने के बाद में लेवल में कर देते हैं, जिससे कि बाद में इरिगेशन में प्रॉब्लम नहीं आए। इरिगेशन मतलब सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए लेवलर से उसको लेवल कर देते हैं। बच के बीच में एक प्लाविंग वाला वर्ड। तो हम बात कर रहे थे कि टर्निंग एंड लूजनिंग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम। तो प्लाविंग, उन दोनों को मिलाकर एक वर्ड बना है, तो प्लाविंग या टिलिंग। तो डेफिनेशन में क्या होगा? प्लाविंग की डेफिनेशन में टर्निंग एंड लूजनिंग दोनों शामिल है उसमें। तो डेफिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल इज नॉन एज प्लाविंग और टिलिंग। इजी डेफिनेशन, दोनों को शामिल कर लिया बस। तो इसमें जो वर्ड है प्लाविंग, वो बना है प्लाउ, PLOUGH से, और प्लाउ में प्रोनाउंसिएशन इसका PLOW है, प्लाउ। इंग्लिश इज ए फनी लैंग्वेज, यू नो। सो दिस प्लाविंग, हाउ इट इज डन, ये किया कैसे जाता है प्लाविंग का काम, टर्निंग एंड लूजनिंग वाला। तो इसको काम को करने के लिए अलग अलग तरह के टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो टूल्स, उनको बोलते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स का मतलब टूल्स, जिनका इस्तेमाल किया जाता है टर्निंग एंड लूजनिंग करने के लिए सॉइल की। तो दीज टूल्स आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स, प्लाउ, hoe एंड कल्टीवेटर। तो वी विल टॉक अबाउट दीज 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्लाउ। प्लाउ क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो दिस फर्स्ट ऑफ द थिंग इज दैट द ओल्डेस्ट टूल, सबसे पुराने टाइप का टूल वो है प्लाउइंग के लिए
प्लाउ, ये ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स और कैमल, इनके द्वारा उसको ड्रॉ किया जाता है, खींचा जाता है खेतों में। तो एक्चुअली क्योंकि एनिमल्स के द्वारा खींचा जा रहा है, इसका मतलब उसकी स्लो प्रोसेस होगी, बहुत स्लो है। इट कंज्यूम्स मच टाइम एंड लेबर एज वेल। लेबर मतलब मेहनत भी ज्यादा लगती है और टाइम भी ज्यादा लगता है। दूसरी बात, मेड ऑफ वुड प्लस आयरन, ये वुड और आयरन दोनों का बना होता है। इसमें वुड का एक लंबा सा लॉग होता है, LOG, लॉग मतलब लट्ठा, जिसका नाम है प्लाउ शाफ्ट, और वो ऊपर जाने के बाद में वो एक बीम से जुड़ता है और बीम को रखा जाता है पेयर ऑफ बुल्स के शोल्डर्स के ऊपर। दूसरा उसका पार्ट है जो कि आयरन का बना होता है, दैट इज प्लाउ शेयर। ये एक ट्रायंगुलर आयरन की एक स्ट्रिप होती है जो कि शरीर के अंदर जाती है। लॉग तो ऊपर बीम के ऊपर रखा जाता है, जो शोल्डर्स के ऊपर रखा जाता है बुल्स के। जो प्लाउ शेयर है, आयरन की स्ट्रिप, स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत होती है। दिस गोज इनसाइड द सॉइल। तो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। इसके यूज क्या क्या है? सबसे पहला काम तो इसका यही है कि टिलिंग में काम आता है, प्लाउइंग में काम आता है। दूसरा, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू क्रॉप्स, इसमें भी काम आता है। थर्ड, रिमूविंग वीड्स को हटाने में। वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स ग्रोन इन द प्लांट्स इन द क्रॉप फील्ड ऑटोमेटिकली, जो अपने आप कुछ अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं, उनको हटाने में भी इसका इस्तेमाल करता है। स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल, सॉइल को स्क्रैप करना, खुरचना। तो ये खुरचने का काम क्यों करना पड़ता है? कई बार सॉइल कैसी होती है, वेरी हार्ड एंड ड्राई, तो वहां पर आगे वाली जो स्टेप्स, 6 स्टेप्स में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए उसको स्क्रैपिंग का काम भी प्लाउ के द्वारा किया जाता है। सेकंड जो टूल है उसका नाम है हो। हम बात कर रहे हैं टूल्स के बारे में कि एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स कौन कौन से होते हैं प्लाउइंग की प्रोसेस के लिए। तो सेकंड टूल हो, इसको हिंदी में बोलते हैं कुदाल। आप सबने देखी होगी, नहीं देखी तो डायग्राम में देखिए। सिंपल टूल, एक बड़ा सिंपल टूल है, वो 2 पार्ट्स का बना होता है। उसमें भी 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट लॉन्ग रॉड ऑफ वुड का बना हुआ है, लंबी सी रॉड होती है जो आजकल आयरन की भी बनी होती है। दूसरा पार्ट होता है स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंट, स्ट्रॉन्ग मजबूत, ब्रॉड चौड़ा, बेंट झुका हुआ पार्ट। ये आयरन का बना होता है, आयरन की प्लेट होती है, बहुत मजबूत होती है। तो वर्क्स लाइक ए ब्लेड, तो ब्लेड की तरह काम करता है। ब्लेड क्या करती है? स्क्रैप करती है इस तरह से। तो यूज लूजनिंग, सबसे पहले तो बात क्यों है कि लूजनिंग एंड टर्निंग की बात कर रहे हैं, तो लूजनिंग का काम तो करता है डेफिनेटली। एंड सेकंड फंक्शन रिमूवल ऑफ द वीड्स, वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स, उनको हटाने का भी ये काम करता है। थर्ड टूल, द लास्ट वन, कल्टीवेटर, और ये सबसे मॉडर्न है, आजकल इस्तेमाल होता है, फास्टेस्ट, सबसे ज्यादा इसका फायदा है कि दिस इज फास्टेस्ट। क्यों? बिकॉज दिस इज ड्रिवन बाई ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर से ड्रिवन होता है, इसका मतलब 2 चीजें करता है, टाइम भी बचाता है और लेबर भी बचाता है। तो दिस इज द मॉडर्न टूल। सेकंड प्रैक्टिस, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का नाम है सोइंग, SOWING, सोइंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है इन 7 प्रैक्टिस के अंदर। वाई? बिकॉज दिस इज रिलेटेड विद द सीड्स, बीजों से रिलेटेड है। अगर सीड्स वाली जो प्रोसेस प्रॉपर नहीं की गई, इसका मतलब पूरी हमारी जो क्रॉपिंग की पूरी जो एक्टिविटीज हैं सब बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और सबसे उसमें भी अच्छी बात क्या है, उसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। तो पहले बात करें डेफिनेशन के बारे में। सोइंग की डेफिनेशन क्या होती है? सो सोइंग इज सिंपली पुटिंग सीड्स इन द सॉइल, सॉइल में सीड्स को अंदर की तरफ रखना। तो दिस इज नॉन एज सोइंग। इजी डेफिनेशन। तो इसके लिए सीड्स की जरूरत होगी, और सीड्स कैसे होने चाहिए? अच्छे, गुड क्वालिटी सीड्स। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड गुड क्वालिटी सीड्स का मतलब क्या? तो 3 बातें उसके लिए। क्लीन एंड हेल्दी, साफ हो, हेल्दी हो, कोई वो इंसेक्ट्स वगैरह से डिजीज ना हो, उनके इंसेक्ट के द्वारा खाए गए नहीं हो। गुड वैरायटी, उनकी वैरायटी अच्छी हो। वैरायटी अच्छी होने का मतलब कि वो हाई यील्ड दें, किसान की जो फसल की जो पैदावार है, लास्ट में जो प्रोड्यूस होगा, तो वो फूड ग्रेन का जो प्रोड्यूस की जो क्वांटिटी है वो अच्छी हो, हाई यील्ड हो। तो
ये इसमें क्वालिटीज होनी चाहिए सीड्स में। तो कैसे डिसाइड करें, कैसे हम सिलेक्ट करें अच्छे सीड्स को, अलग कैसे करें बुरे सीड्स से, तो उसकी अलग अलग मेथड्स होती है। एक सिंपल एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, अ सिंपल एक्टिविटी फॉर सिलेक्शन ऑफ गुड सीड्स। तो उस एक्टिविटी में क्या करेंगे, मेथड है, फर्स्ट टेक ए बीकर, हमने एक बीकर लिया। सेकंड, फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर, आधा उसको पानी से भर दिया। थर्ड, पुट ए हैंडफुल ऑफ सीड्स इनटू इट, मुट्ठी भर, हैंडफुल मुट्ठी भर सीड्स हमने पानी के अंदर डाल दिए। वो सीड्स आपने व्हीट के ले लिए और पीज और ग्राम व्हाटएवर। नेक्स्ट, स्टिर वेल, उसको अच्छे से हिला दिया। नेक्स्ट लास्ट इसमें पार्ट है, वेट फॉर सम टाइम, उसके बाद में कुछ मिनट्स के लिए हम वेट करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, क्या हमने देखा आफ्टर सम मिनट्स, तो पहला ऑब्जर्वेशन होगा, सम सीड्स आर ऑन द टॉप, दे आर फ्लोटिंग ऑन द टॉप ऑफ द वाटर इन द बीकर। और दूसरे हैं, मोस्ट सीड्स सैंक टू बॉटम, वो बॉटम में डूब गए हैं, पैंदे में बैठे हुए हैं। कारण क्या, बैठे इसका मतलब वो हैवी हैं, ऊपर जो तैर रहे हैं वो लाइटर हैं, हल्के हैं। तो लाइटर क्यों, हल्के क्यों है वो सीड्स, उसके पीछे कारण है वो या तो होलो है, खोखले हो गए। खोखले होने के पीछे कारण क्या, उनको खा लिया किसने, इंसेक्ट्स ने खा लिया है। इसका मतलब दोज आर नॉट गुड क्वालिटी सीड्स, दोज आर बैड क्वालिटी सीड्स। एंड द बॉटम, बॉटम में हमने बात की जो डूब गए हैं वो सीड्स हैवियर हैं, क्यों, वो हेल्दी हैं, वो इंसेक्ट्स के द्वारा खाए गए नहीं है। इसका मतलब दोज आर गुड क्वालिटी सीड्स। तो सोइंग के लिए टूल्स होते हैं, जिस तरह हमने बात की टिलिंग के लिए भी टूल्स होते हैं, वैसे सोइंग के लिए भी टूल्स होते हैं। तो टूल्स दो तरह के होते हैं इसके लिए। पहला ट्रेडिशनल, मतलब जो काफी समय पहले से चला आ रहा है, इसका इस्तेमाल किया जाना। सेकेंड वाला सीड ड्रिल। तो ट्रेडिशनल टूल काफी स्लो होता है, इसका मतलब टाइम ज्यादा लेता है, लेबर ज्यादा करना पड़ता है, मेहनत। और सीड ड्रिल जो फास्ट है, जो मॉडर्न है, तो फास्ट है इसका मतलब सेव्स टाइम एंड लेबर बोथ। तो ट्रेडिशनल टूल के बारे में बात करें, डायग्राम आप देखिए, तो उसमें शेप्ड लाइक ए फनल, उसकी फनल जैसी शेप होती है, फनल, सीड्स फिल्ड इन इट, उस फनल के अंदर सीड्स को फिल किया जाता है। और नीचे की तरफ 2 या 3 पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि नीचे की तरफ सोइल के अंदर की तरफ जाती है। वो पास्ड डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। और शार्प एंड्स, वो जो पाइप्स हैं उनके एंड्स, लास्ट वाले एंड जो सोइल के अंदर जाते हैं वो शार्प होते हैं, तीखे होते हैं, नुकीले होते हैं। तो सीड जब अंदर जाएंगे तो ये शार्प एंड्स किसमें हेल्प करेंगे, पहली बात तो पियर्स इनटू सॉइल, ये सॉइल को भेदकर अंदर घुस जाएंगे। सेकंड, प्लेस द सीड्स देयर, और सीड्स को वहां सॉइल के अंदर रखेंगे। सेकंड, मॉडर्न टूल की बात करें, सीड ड्रिल। तो सीड ड्रिल एक मॉडर्न टूल है, फास्ट है, बचाता है टाइम भी एंड लेबर भी। तो ये क्या करता है, इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। सोज, सोइंग की जो प्रोसेस, उसका जो वर्ब वाला फॉर्म है सोज, मतलब बीजों को बोता है। सीड्स यूनिफॉर्मली, एक जैसे तरीके से बोता है। कैसे, प्रॉपर डिस्टेंस, 2 सीड्स के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होती है। इस वाले में कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसमें प्रॉपर डिस्टेंस होती है। प्रॉपर डेप्थ, बिल्कुल बराबर डेप्थ पे, सेम डेप्थ पे सारे सीड्स जाएंगे। इंश्योर्स सीड्स गेट कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग, सोइंग के बाद में सीड्स जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर सोइंग के बाद में कवर्ड है कि नहीं सॉइल से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सॉइल के द्वारा कवर्ड नहीं हुए तो बहुत सारे सीड्स आपने देखे होंगे खेतों में, जब ये सीड ड्रिल चलती रहती है तो बर्ड्स उनके पीछे पीछे उड़ते रहते हैं, जिससे कि कोई कोई सीड अगर बाहर बच जाए तो उनको खाने का मौका मिल जाए। तो अगर सीड्स खा लिए गए बर्ड्स के द्वारा, देन देयर विल बी नथिंग। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीड ड्रिल ये काम भी करती है, सीड्स को बर्ड्स के द्वारा खा ली जाने से रोकती है वो। तो प्रॉपर डिस्टेंस की इसमें बात की कि प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। अगर प्रॉपर डिस्टेंस नहीं होगी तो क्या होगा, सारे सीड्स इकट्ठे की जगह गिर जाएंगे खूब सारे। और अगर इकट्ठे की जगह सीड्स गिर गए तो उसको बोलते हैं ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग, अब ओवर क्राउडिंग के कारण प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि बाकी सारे प्लांट्स एक ही जगह ग्रो करना चाहेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए ओवर क्राउडिंग को रोकने के लिए इसमें प्रॉपर डिस्टेंसिंग का तरीका है। तो ये क्या करता है, प्रॉपर डिस्टेंस होने के कारण सभी प्लांट्स को, सभी सीड्स को सफिशिएंट सनलाइट मिल जाती है, न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं एंड वाटर मिल जाता है। अदरवाइज तो क्या होगा, तीनों के लिए स्ट्रगल होगा, इन तीनों चीजों के लिए स्ट्रगल होगा, आपस में कंपटीशन होगा। और जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज्यादा फिट होगा, जो एब्जॉर्ब कर पाएगा, उसको जो उसकी ग्रोथ होगी, बाकी की सबकी डेथ हो जाएगी, या हो सकता है सभी की डेथ हो जाए।
इसलिए ओवरक्राउडिंग से रोका जाना बहुत जरूरी है। कई बार तो फार्मर्स को आपने देखा होगा कि खुद से भी ओवरक्राउडिंग हो जाती है, तो कुछ प्लांट्स को वहां से उखाड़ कर हाथों से तो कहीं और लगा देते हैं, तो ये भी किया जाता है। आपने कभी अपने गार्डन के लिए प्लांट्स तो खरीदे होंगे, और प्लांट्स जब खरीद के लेकर आते हैं तो वो प्लांट्स कुछ बैग्स में रखे होते हैं। इसका मतलब वो बैग्स में क्यों रखे हैं उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप कभी नर्सरी गए हो तो वहां पर भी आपने ऐसे प्लांट देखे होंगे जो कि बैग्स में रखे होते हैं। मतलब छोटा सा प्लांट है, आप वो लेकर आए अपने गार्डन में लगा दिया, तो इसका मतलब वहां से आप प्लांट लेकर आए ऑलरेडी, जिसको सीड से बड़ा करके ग्रोथ करा के उसको बना दिया गया एक छोटा सा प्लांट। तो आप जो लेकर आए इसका नाम क्या है? प्लांटलेट, छोटा प्लांट। तो आप प्लांटलेट लेकर आए, छोटा प्लांट लेकर आए। एक्चुअली ये छोटे लिटिल प्लांट्स, ये लिटिल प्लांट्स बैग्स में रखे हुए दो तरह के होते हैं। पहला होता है सैपलिंग्स, दूसरा होता है प्लांटलेट्स। तो सैपलिंग्स आप लेकर आए थे, सैपलिंग यंग ट्री जो अपने गार्डन में लगा दिया, जो इनको फॉरेस्ट में लगाया जाता है, जैसे कि मैंगो, नीम एटसेट्रा, या फ्लावर के प्लांट्स आप लेकर आए थे आपके गार्डन में लगाने के लिए, वो सैपलिंग्स थे। हम बात करें दूसरे प्लांट्स की। ये प्लांट्स जो खेतों में लगाए जाते हैं, ये लिटिल प्लांट्स, वो पहले नर्सरीज के अंदर उनके सीड्स को ग्रो किया जाता है, प्रॉपर उनकी केयर की जाती है, न्यूट्रिएंट प्रॉपर क्वांटिटी में, सनलाइट प्रॉपर क्वांटिटी में उनको प्रोवाइड कराई जाती है, कोशिश जाती है बिल्कुल प्रॉपर डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। तो इसलिए जब उनकी ग्रोथ हो जाती है प्रॉपर, तो वो प्लांटलेट बन जाते हैं। तो प्लांटलेट बनने के बाद में फिर उनको किसानों को दे दिया जाता है, किसान लोग वहां से उनको खेतों में ले जाते हैं, वहां जाके उनको प्लांट कर दिया जाता है मैन्युअली, हाथों से। मैन्युअली मतलब हाथों से उनको प्लांट कर दिया जाता है, इसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह उनको ले जाया गया। तो दिस प्रोसेस ऑफ planting seeds from one place to another place, so this is known as transplantation. Trans का मतलब far, दूसरी जगह, प्लांटेशन मतलब प्लांट को लगाना, एक जगह से प्लांट को दूसरी जगह ले जाना, उसको बोलते ट्रांसप्लांटेशन। तो क्रॉप के फील्ड्स में भी ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है पैडी। तो पैडी की जो क्रॉप है उसको ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू लगाते हैं। और दूसरा एग्जांपल ऑनियन। You know about the green plants or the autotrophic plants and the algae. They can prepare their own food by the process of photosynthesis. But the plants also are dependent on the soil for nutrients. Like we talked about nitrogen in class 7th. They are dependent on the soil for those nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium. So these nutrients the plants absorb from the soil. So when the farmer is growing the crops in the soil, in their crop field, खेतों में लगा रहा है plants, तो वहां पर they are the plants are absorbing the nutrients from the soil. तो year after year, हर साल crops लगाए जा रहा है वो, तो soil के अंदर जो nutrients है उनकी quantity कम होती जा रही है। तो soil is now deficient of the nutrients. soil में deficiency होगी soil nutrients की। तो अब वहां पर जो crop लगेगी next, डेफिनेटली उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। फोटोसिंथेसिस तो कर लेगी, लेकिन न्यूट्रिएंट्स के बिना, हमने बाकी नाइट्रोजन किसके लिए चाहिए? प्रोटीन बनाने के लिए। तो अब प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं? दे आर्टिफिशियली अपनी तरफ से ऐड करते हैं इन न्यूट्रिएंट्स को। तो ये न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने की जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस नंबर 3, उसकी बात हम कर रहे हैं। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ये मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं बाद में। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द सब्सटेंसेज, ऐसे सब्सटेंसेज, वो पदार्थ, मैन्योर फर्टिलाइजर्स विच आर एडेड, जो जोड़े जाते हैं टू द सॉइल इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में उनको जोड़ा जाता है, डाला जाता है फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की ग्रोथ हेल्दी हो, आर नोन एज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इनको बोलते हैं। तो ये जब हम सॉइल के अंदर फार्मर्स डालते हैं तो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी क्वांटिटी वापस से ठीक हो गई है, इसको मतलब रिप्लेनिश। रिप्लेनिश का मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई थी, वो वापस अपने उस लेवल पर आ गई है, प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ होगी, हेल्दी ग्रोथ होगी। तो दिस इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। नाउ इसके लिए एक्टिविटी करेंगे कि ज्यादा अच्छा कौन, बुरा कौन। तो इस एक्टिविटी में हमने 3 जर्मिनेटेड सीड्स लिए। जर्मिनेटेड सीड्स पी के भी ले सकते हैं, व्हीट के ले सकते हैं। हमने सपोज ग्राम के सीड्स लिए, तो 3 सीड्स जर्मिनेटेड लिए और तीनों सीड्स को हमने
3 अलग अलग पोर्ट्स में, ग्लासेस में, बीकर्स में हमने उनको प्लांट कर दिया है और तीनों में जो सॉइल है उसका हमने ध्यान रखा। फर्स्ट बीकर ए में हमने जो सॉइल डाली उस सॉइल में हमने अलग से ऐड कुछ भी नहीं किया। सेकंड वाले बीकर में हमने ऐड किया काउ डंग, गाय की गोबर को। थर्ड वाला जो पॉट था उसमें हमने सॉइल में ऐड किया यूरिया। यू नो अबाउट द यूरिया, द व्हाइट कलर्ड ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर। अब हमने ये करने के बाद फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, तीनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर दिया। 7 to 10 डेज तक उनकी केयर की, प्रॉपर पानी दिया उनको, सनलाइट का ध्यान रखा। अब उसके बाद में 7 to 10 डेज के बाद में हमने ऑब्जर्व किया तो हमने ये 7 to 10 डेज बाद की ग्रोथ है, ये जर्मिनेटेड सीड्स नहीं है, यू नो अबाउट दैट। तो आफ्टर द ग्रोथ आफ्टर अप टू 7 to 10 डेज रिजल्ट ये रहे ए, बी एंड सी में। तो आपको क्या लग रहा है? फास्टेस्ट, सबसे ज्यादा हेल्दी ग्रोथ किसमें दिख रही है आपको? इन बीकर सी। सबसे पुअर ग्रोथ किसमें दिख रही है आपको? इन बीकर ए। और एवरेज ग्रोथ, मॉडरेट ग्रोथ किसमें दिख रही है? बीकर बी में। तो बी में हमने लिया था मैन्योर, काउ डंग, सी में लिया हमने फर्टिलाइजर्स, यूरिया, एंड ए में हमने दोनों न्यूट्रिएंट नहीं लिए। तो जिसमें न्यूट्रिएंट नहीं लिए उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण प्रॉपर प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाई। काउ डंग, मैन्योर जिसमें लिया उसमें ग्रोथ हुई लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुई, और जिसमें यूरिया लिया उसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई। तो ये क्यों ऐसा है? दोनों कैसे कैसे, इनके बारे में बात करते हैं। So now we will talk about the ways how to add the manures and fertilizers, which is good, which is best, which is not good, like that. So not good we have already talked about that fertilizers were very good for the growth. So these fertilizers are chemical substances, chemical से बने हैं। इसका मतलब ये इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब हम जानते हैं ऑर्गेनिज्म से बना है। ऑर्गेनिक मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के पार्ट से। इनऑर्गेनिक प्लांट्स और एनिमल्स के पार्ट से नहीं बना, केमिकल से बना है। तो दीज फर्टिलाइजर आर केमिकल्स रिच इन ए पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट। वो किसी एक या 2 या 3 न्यूट्रिएंट्स में ही स्पेसिफिक रिच होते हैं। सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर नहीं होते हैं। प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, इनको फैक्ट्री में बनाया जाता है क्योंकि केमिकल्स से बना है, तो फैक्ट्री में बनाया जाता है इनको। इनके एग्जांपल्स की बात करें, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो इनका फायदा क्या है? बेटर यील्ड, पैदावार बहुत अच्छी होती है जैसे कि हमने एक्टिविटी में देखा। लेकिन नुकसान क्या है इसके कारण? क्योंकि केमिकल से बना है तो इनका ज्यादा अगर यूज करेंगे, एक्सेसिव यूज, बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो सॉइल कैसी जाएगी? लेस फर्टाइल, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो मिल गए लेकिन प्लांट्स के लिए जो सॉइल में माइक्रोब्स की जरूरत होती है, हेल्दी माइक्रोब्स, गुड माइक्रोब्स, दोज विल डाई ड्यू टू दीज केमिकल्स। इसलिए सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जा रही है और वाटर का पोल्यूशन भी होता है। जो वाटर सप्लाई किया जा रहा है इरिगेशन के प्रोसेस में, तो दैट वाटर विल बी ड्रेन्ड आउट, वो बाहर भी बहकर चले जाता है ड्यूरिंग द रेनफॉल। तो बाहर बह के ड्रेन जाएगा नालियों में, नालों में, पॉन्ड्स में, वाटर बॉडीज में जाएगा। तो वाटर बॉडीज में केमिकल्स क्या करेगा? वाटर पोल्यूशन। इसलिए अच्छे तो हैं लेकिन बहुत बुरे हैं लास्ट में। इसलिए तो क्या करें? हमारे पास 2 बहुत अच्छे तरीके हैं। पहला तरीका है मैन्योर डाली जाए। मैन्योर केमिकल्स की नहीं बनी होती है, प्लांट्स और एनिमल्स के पार्ट्स की बनी होती है, एनिमल और प्लांट के वेस्ट मटेरियल की बनी होती है। सो दिस इज ऑर्गेनिक, नो केमिकल्स आर देयर। इसका एग्जांपल काउ डंग मैन्योर, डंग मतलब गोबर, तो इनकी मैन्योर बनाई जाती है। डिकम्पोजिशन के बारे में हमने क्लास 6 में बात की थी। डिकम्पोज होने के बाद वो कंपोस्ट बन जाती है। और वर्मी कंपोस्टिंग की भी हमने बात की क्लास 6 में। तो इसमें अर्थवॉर्म्स का, रेडवॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक और भी मैन्योर होती है, इसका नाम है ग्रीन मैन्योर। इसमें कुछ प्लांट्स की ग्रोथ की जाती है, ग्रो किए जाते हैं खेतों के अंदर, और जब उनकी पत्तियां आती है, फ्लावर्स नहीं आते, पत्तियां आती हैं, तो उस वक्त उन प्लांट्स को कल्टीवेट करके, कल्टीवेटर चलाकर उनको सॉइल के अंदर मिक्स कर दिया जाता है। इसके कारण फायदा क्या हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि वो जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं वो अब डिकम्पोज हो गए सॉइल के अंदर। डिकम्पोज होने के बाद में वो क्या बन जाएंगे? बहुत अच्छी मैन्योर बन जाएंगे। तो इनमें कहीं भी हमने केमिकल्स के बारे में बात नहीं की। तो इनके फायदे क्या है? गुड सॉइल टेक्सचर, तो सॉइल की बनावट अच्छी होगी, सॉइल में माइक्रोब्स की ग्रोथ हो गई। सेकंड, गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जब माइक्रोब्स ज्यादा हुए तो उन्होंने क्या किया? डिकम्पोज ज्यादा करेंगे तो वहां पर ह्यूमस बनेगा। ह्यूमस आप जानते हैं कि वो ऑर्गेनिक होता है, तो
तो इसलिए वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, पानी ज्यादा रुकेगा। एंड लास्ट रिप्लेनिशेस ऑल न्यूट्रिएंट्स, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम नहीं, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते। कौन? मैन्योर, खाद, ये सारे न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करते हैं सॉइल के अंदर। और लास्ट थर्ड मेथड है क्रॉप रोटेशन। इसका भी बहुत सारे फार्मर्स इस्तेमाल करते हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया में। इसमें क्या होता है, हमने बात की कि प्लांट्स, लेग्यूम प्लांट्स की हमने बात की क्लास 7 और 6 में, कि लेग्यूम प्लांट्स, फली वाले प्लांट्स, उनकी रूट्स में कुछ स्पेशल नोड्यूल्स होती है, गांठ जैसी रूट्स होती है। उन नोड्यूल्स में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया का नाम पढ़ा आपने, राइजोबियम। तो राइजोबियम एक नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब नाइट्रोजन जो गैस के रूप में प्रेजेंट होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स अपना फूड तो बना लेते हैं, लेकिन वो प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन कहाँ से लाए? डायरेक्टली वो लीव्स के थ्रू, स्टोमा के थ्रू ले नहीं सकते। तो वो सोइल में जो एयर है, उस एयर में जो नाइट्रोजन गैस है, उस गैस को ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया, क्योंकि ये सोइल के अंदर रूट नोड्यूल्स के पास होते हैं, तो वो उस नाइट्रोजन गैस को बदल देते हैं सोल्यूबल फॉर्म में, मतलब न्यूट्रिएंट्स में बदल देते हैं। उसको रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है प्लांट्स के द्वारा। तो इसलिए लेग्यूम प्लांट्स कितना अच्छा काम करते हैं, क्योंकि उनमें राइजोबियम वाली जो कैपेसिटी है, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली। इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं, एक क्रॉप लगाएंगे, फर्स्ट क्रॉप लगाएंगे सीरियल्स की, मतलब फूड ग्रेन्स की, अनाज वाली। सपोज व्हीट लगाया, और व्हीट को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे उसने एब्जॉर्ब किए सोइल से उन प्लांट्स ने। अब नेक्स्ट क्रॉप अगर हम व्हीट लगा दी तो न्यूट्रिएंट्स तो कम हो गए, इसलिए नेक्स्ट क्रॉप लगाएंगे हम लेग्यूम क्रॉप। सेकंड क्रॉप विल बी ए लेग्यूम क्रॉप। तो लेग्यूम क्रॉप, सपोज एग्जांपल है उसका ग्राम, चने की फसल लगाई। नाउ दिस क्रॉप विल डू द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, सो द न्यूट्रिएंट्स विल बी रिप्लेनिश्ड ऑटोमेटिकली बाय ए नेचुरल प्रोसेस। सो दिस इज द बेस्ट मेथड बाय दिस वन। फर्टिलाइजर्स की, मैन्योर्स की हमने दोनों की बात की, तो अब बात करते हैं दोनों में कंपैरिजन, डिफरेंस, कौन अच्छा कौन बुरा। फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, फैक्ट्री में केमिकल से बनाए जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। लेकिन मैन्योर्स ऑर्गेनिक होते हैं, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट पार्ट से बनाए जाते हैं। सेकेंड, प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्री में बनाते हैं। प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स, खेतों में बना लेते किसान लोग। नो ह्यूमस, इनके कारण कोई ह्यूमस नहीं बनता है। ह्यूमस की हम बात कर चुके 7th क्लास में कि ऑर्गेनिक मटेरियल, प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी का जब डिकम्पोजिशन होता है, डेड बॉडी का, तो उससे न्यूट्रिएंट्स सोइल के अंदर रिलीज होते हैं। तो दैट डार्क मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल इज नोन एज ह्यूमस। तो वो बहुत न्यूट्रिएंट रिच होता है। तो फर्टिलाइजर्स क्योंकि केमिकल्स के बने होते हैं, तो ऐसा कोई चांस नहीं है कि इसमें ह्यूमस बनेगा। लेकिन जब हम बात करें मैन्योर्स के बारे में, मैन्योर्स क्योंकि वो ऑर्गेनिक होते हैं, तो उनके कारण बहुत सारा ह्यूमस बनता है, सोइल के अंदर जाता है। नेक्स्ट, डिफरेंस इज रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट, ये किसी एक न्यूट्रिएंट में बहुत ज्यादा रिच होते हैं। सपोज यूरिया की बात करें, यूरिया इज वेरी मच रिच इन नाइट्रोजन, लेकिन बाकी न्यूट्रिएंट्स इसमें नहीं होते हैं। लेकिन जब हम मैन्योर की बात करते हैं तो ये किसी एक में तो रिच नहीं होता, लेकिन सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ये प्रोवाइड कराता है, तो किसी एक में रिच नहीं होता। इसका मतलब अल्टीमेटली अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन निकालें तो ज्यादा अच्छा कौन, मैन्योर की फर्टिलाइजर? यस, डेफिनेटली मैन्योर। तो क्यों ज्यादा अच्छा, क्यों? तो उसके कुछ एडवांटेजेस, फायदे इन कंपैरिजन विद द फर्टिलाइजर्स आर दीज। फर्स्ट वन, इनहैंसेस, मतलब बढ़ाता है किसको? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। तो मिनरल का इस्तेमाल करते हैं तो सोइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, पानी को रोक कर रखने की कैपेसिटी, वो बढ़ जाती है। किसके कारण बढ़ जाती है? ह्यूमस के कारण। हमने बात की कि ह्यूमस बहुत सारा बनता है उसके कारण, तो पानी को रोक कर रखने की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो पानी को जब रोकेंगे तभी तो प्लांट्स को सप्लाई होगा पानी। थर्ड, सेकेंड वन, सॉइल बिकम्स पोरस। अब क्योंकि ह्यूमस बना, तो ह्यूमस जब सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जाएगा तो सॉइल में बहुत सारे इसके कारण छेद बन जाएंगे, पोरस, और उसके कारण गैसों का एक्सचेंज होना, ऑक्सीजन का, CO2 का और नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता तब इन गैसों का एक्सचेंज सॉइल के अंदर इजी हो जाता है, तो प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है। इंक्रीजेस फ्रेंडली माइक्रोब्स, और जो दोस्त माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब दो तरह के होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो जो अच्छे वाले माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत सारी होती है। किसके कारण? क्योंकि उन माइक्रोब्स को क्या मिला? फूड। किसने दिया? मैन्योर्स थे, क्योंकि प्लांट एनिमल का पार्ट था। ये तो केमिकल्स थे, फर्टिलाइजर्स, तो ये तो फूड दे नहीं सकते। तो फूड कौन देते हैं? मैन्योर्स। तो मैन्योर से फूड मिला माइक्रोब्स को, इनकी ग्रोथ अच्छी हुई, और अल्टीमेटली ये जो माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी तो ये प्लांट्स के लिए ही फायदेमंद है।
एंड लास्ट वन इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर, और सॉइल की बनावट भी अच्छी होगी, सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल उपजाऊ ज्यादा होगी, फर्टाइल ज्यादा हो गई. तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर्स. प्रैक्टिस नंबर 4, इरिगेशन. IRRIGATION. हिंदी में इसको बोलते हैं सिंचाई, मतलब वाटर से रिलेटेड. तो वाटर से रिलेटेड मतलब प्लांट्स को वाटर सप्लाई करनी पड़ेगी. तो वाई, पानी वाटर जरूरी क्यों है प्लांट्स के लिए, पहले तो ये बात करते हैं. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स. सो ऑल दीज पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, इफ they have to grow properly, then the water is must. Second, to absorb करना from the soil, किसको, minerals को. जैसे हमने बात की थी एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, तो वो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए भी सोइल में वाटर का होना जरूरी है. उन मिनरल्स को वाटर के अंदर डिजोल्व होने के बाद ही रूट्स एब्जॉर्ब कर सकती हैं. एंड द थर्ड, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. सीड्स को जर्मिनेशन के लिए हमने बात की थी एक्टिविटी क्लास 6 में, सीड्स को स्प्राउट कैसे करें. तो उसमें हमने बात की थी वाटर इज मस्ट. सो इन दैट सेम फैशन हियर ऑल्सो सीड्स को जर्मिनेशन के लिए जब हम सोइंग कर लेंगे, सोइंग के बाद में सीड्स की जर्मिनेशन की जो प्रॉपर्टी वो इस पर डिपेंड करती है वाटर अवेलेबल है या नहीं. नेक्स्ट, प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स फ्रॉम. क्रॉप्स को बचाता है किससे, दो चीजों से, फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स. फ्रॉस्ट का मतलब क्या है, इन द विंटर सीजन जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है, व्हेन द टेम्परेचर गोज डाउन वेरी हाई, इसका मतलब उस वक्त टेम्परेचर कम होने के कारण प्लांट्स के अंदर जो वाटर कंटेंट है, आपको पता है 90% से भी ज्यादा पानी ही होता है प्लांट्स के अंदर. तो अगर टेम्परेचर ज्यादा गिर जाएगा नीचे, तो टेम्परेचर गिरने के कारण वाटर के वो जो प्लांट्स के अंदर वाटर कंटेंट है वो जम सकता है, और उसके कारण प्लांट्स की डेथ हो सकती है. अगर प्लांट्स की डेथ हो गई तो प्लांट्स जो क्रॉप्स हैं वो प्रोड्यूस खराब हो जाएगा. इसलिए उससे बचाने के लिए सिंचाई करनी पड़ती है, तो वो वाटर काम आता है. उसी तरह से समर सीजन में गर्म हवाओं से, हॉट एयर करंट से भी प्लांट्स को बचाने का काम पानी करता है. एक और इम्पोर्टेंस, मेंटेन्स सॉइल मॉइस्चर. सॉइल के अंदर वाटर का कंटेंट, हमने बात की एयर में मॉइस्चर होता है, उसी तरह सॉइल में भी मॉइस्चर होता है. तो ये सॉइल के मॉइस्चर को बरकरार रखने के लिए वाटर इज मस्ट. तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स हाउ वाटर इज नेसेसरी फॉर द क्रॉप्स. नाउ इसकी बात करें डेफिनेशन के बारे में, इरिगेशन की डेफिनेशन, द सप्लाई ऑफ वाटर, पानी सप्लाई करना किसको, क्रॉप्स, प्लांट्स को, टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स. ऐसा नहीं कि आपने सुबह शाम डेली आपने उसको प्लांट्स को वाटर दिया, एक डिफरेंट इंटरवल्स. इंटरवल मतलब गैप, टाइम ड्यूरेशन के बाद में, फिक्स टाइम के बाद में. अलग अलग क्रॉप्स के लिए ड्यूरेशन डिफरेंट होता है, इंटरवल डिफरेंट होता है. तो आफ्टर सम ड्यूरेशन सप्लाई वाटर किया जाता है टू द क्रॉप्स इज नोन एज इरिगेशन. नाउ इरिगेशन का टाइम और फ्रीक्वेंसी, अभी हमने बात की कि अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग हो सकता है. तो किस किस मामले में इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार, टाइम मतलब कब. तो टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डिपेंड किस पे करती है, टाइम का मतलब कब दिया जाएगा, और फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार दिया जाएगा. तो डिपेंड किस पे करता है, तीन चीजों पे डिपेंड करता है. क्रॉप पे डिपेंड करता है, क्योंकि क्रॉप कौन सी है, वाटर की उसको ज्यादा नीड है. हमने बात की पेडी क्रॉप्स के बारे में, पेडी क्रॉप्स को ज्यादा चाहिए होता पानी. सॉइल टाइप, सॉइल कैसी है, हमने क्लास 7 में बात की टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लॉम सॉइल. तो डिफरेंट सॉइल के टाइप पे डिपेंड करता है कि उसमें वाटर की नीड प्लांट्स के लिए ज्यादा है या कम है. एंड इसी तरह से सीजन, विच सीजन वी आर ग्रोइंग द प्लांट इन, हम कौन से सीजन में प्लांट की ग्रोथ करा रहे हैं, क्रॉप्स लगा रहे हैं. सो समर सीजन की अगर बात करें, देन डेफिनेटली वी हैव टू वाटर मोर एंड मोर टाइम्स. ज्यादा पानी भी देना पड़ेगा और ज्यादा बार भी देना पड़ेगा. बट इन द केस ऑफ रेनी सीजन डेफिनेटली वी हैव टू इरिगेट और सप्लाई द वाटर वेरी वेरी लेस. नाउ ये वाटर जो प्लांट्स को दिया जाएगा वो कहां से आता है, तो उसके सोर्सेज के बारे में बात करें. सोर्सेज मतलब कहां से मिलेगा ये पानी. तो रेनी सीजन की बात करें तो रेन वाटर डेफिनेटली डायरेक्टली पानी प्लांट्स को मिल जाता है, सोइल में जाता है, वहां से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. ऊपर से डायरेक्टली प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर लेते, लीव्स वगैरह कहां जाता है, पहले सोइल में, वहां से रूट्स एब्जॉर्ब करती है, नो अबाउट दैट. तो उसके अलावा कौन कौन से सोर्सेज हैं, तो यहाँ पे वेल्स, पॉन्ड्स, तालाब, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स, नहरें. तो वेल्स दो तरह के होते हैं, डगवेल एंड ट्यूब वेल्स. डगवेल वहां काम करते हैं जहां वाटर का लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल काफी
ऊंचा होता है तो वहां पर डगवेल काम करते हैं, जहां पानी भरा होता है खूब सारा, जिसको कि खींचा जा सके अलग अलग तरीकों से। और ट्यूबवेल, जहाँ काफी ग्राउंड वाटर टेबल बहुत नीचे होता है, वहां पे ट्यूबवेल काम करते हैं। तो दीज आर सम सोर्सेस फॉर द इरिगेशन टू। So now we will talk about the methods of irrigation. Supply of water to the plants is necessary. So how the water is supplied, how the water to the plants is supplied or irrigation is done. So there are mainly two methods: old methods, new methods. Old methods traditional methods जो परंपरागत पुराने जमाने से चली आ रही है, and new methods modern methods जिनका इस्तेमाल आज होता है। तो ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करें तो इनमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, टाइम एंड लेबर, और मेहनत भी ज्यादा लगती है। और नई वाली में लेस टाइम एंड लेबर, बहुत कम टाइम लगता है, जल्दी काम हो जाता है, लेबर मजदूरी भी नहीं करनी पड़ती, मेहनत भी नहीं करनी पड़ती ज्यादा। पुरानी वाली जो थी वो काफी सस्ती थी, पैसा नहीं लगता था ज्यादातर में, और इनमें ये बहुत महंगी होती है, उसके मुकाबले कॉस्टलियर, लेस एफिशिएंट। अब इनमें टाइम ज्यादा लग रहा है, मेहनत ज्यादा लग रही है, लेकिन जो रिजल्ट है, आउटपुट है, वो बहुत बुरा है। मतलब लेस एफिशिएंट, मेहनत बहुत ज्यादा की लेकिन रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिला। और इनमें मच एफिशिएंट, कम टाइम में, कम लेबर में रिजल्ट अच्छा मिला, मच एफिशिएंट। तो पहले बात करते हैं ओल्ड मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड्स के बारे में। तो दीज आर डिवाइडेड इनटू 4 मेन कैटेगरीज: मोट, चेन पंप, ढेकली, रहेट। दीज ओल्ड सिस्टम्स आर देयर ओनली फॉर द हिस्टोरिकल पर्पज। और ये क्योंकि इकोनॉमिकल बहुत कम होती है, वेरी लेस इकोनॉमिकल, मतलब पानी का वेस्टेज ज्यादा होता है। प्लांट्स के पास पानी जाने के पहले पहले उसको ग्राउंड पर, जमीन पे बहुत सारा बहना पड़ता है, तब तक बहुत सारा पानी जमीन के अंदर जा चुका होता है। जो प्लांट्स को वाटर चाहिए होता है उसके पहले बहुत सारा पानी का वेस्टेज हो जाता है। सो वेरी लेस इकोनॉमिकल, खर्चा, पानी का वेस्टेज ज्यादा होता है, प्लांट्स को मिलता कम है। इसलिए ये मेथड्स केवल हिस्टोरिकल पर्पज के लिए मेंशन है अपनी बुक में। आजकल जो रियल में इस्तेमाल होती है वो मेथड्स हैं दीज टू मेथड्स ऑफ द मॉडर्न मेथड्स की। दो टाइप्स हैं वो। उनमें पहली मेथड है, अच्छा मॉडर्न मेथड्स को भी 2 पार्ट में बांटा गया है: स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो स्प्रिंकलर सिस्टम कहाँ इस्तेमाल होता है? स्प्रिंकलर का मतलब होता है फव्वारा। आपने बहुत सारे खेतों में फव्वारे चलते हुए देखे पानी की, वाव, पानी ऊपर की तरफ चारों तरफ घूमता घूमता प्लांट्स के ऊपर गिर, जैसे कि बारिश हो रही है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में उसका इस्तेमाल कहाँ होता है? सबसे ज्यादा इस्तेमाल अनइवन लैंड, जब सरफेस ऑफ द लैंड इज अनइवन, जहां पे जो ट्यूबवेल के थ्रू आपने पाइपलाइन देखी होगी, पानी जा रहा है, लेकिन अगर सरफेस अनइवन है, ऊंची नीची, ऊबड़ खाबड़ है, तो वहां पर क्या होगा? पानी ऊपर चढ़ नहीं पाएगा। तो उन जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है स्प्रिंकलर सिस्टम का, तो पानी बरस जाएगा वहां पर। तो अनइवन लैंड। अब इनके केस में पंप का इस्तेमाल तो होता नहीं था, इनमें पंप का इस्तेमाल होता है। तो पंप का इस्तेमाल नहीं होता तो पानी ऊपर तो चढ़ ही नहीं पाएगा। इनमें पंप का इस्तेमाल होता है तो अनइवन सरफेस पर भी पानी ऊपर चढ़ जाएगा और फिर पानी बरस जाएगा, जैसे कि बारिश हो रही है। तो अनइवन लैंड पे इसका इस्तेमाल होता है। इसमें होता क्या है? परपेंडिकुलर पाइप्स, जमीन पे जो पाइप बिछे हुए हैं जो कि ट्यूबवेल से कनेक्टेड है, वहां उसके बाद में बीच बीच में इंटरवल पर बहुत सारे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर एंगल पर पाइप लगे होते हैं, और उनके टॉप पे, उन पाइप के टॉप पर रोटेटिंग नोजल्स, घूमने वाले नोजल्स लगे होते हैं ऊपर की तरफ। तो जब ये जॉइन टू मैन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल, तो ये परपेंडिकुलर पाइप्स मैन पाइपलाइन के ऊपर ऐसे कनेक्टेड होते हैं, और जब इन पानी प्रेशर से जब छोड़ा जाता है तो पानी जब ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर पाइप से ऊपर आता है, तो फिर नोजल, जो रोटेटिंग नोजल है, स्प्रिंग लगी होती है उसमें, तो प्रेशर के कारण वो नोजल्स रोटेट करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पानी बारिश की तरह पानी बरस रहा है। सो ये मोस्ट यूजफुल किसके लिए? फॉर सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। बाकी जगह भी इस्तेमाल होता है, लेकिन सैंडी सॉइल में इंपॉर्टेंट क्योंकि इन मेथड का इस्तेमाल अगर सैंडी सॉइल में किया जाएगा तो मोस्ट ऑफ द वाटर विल बी एब्जॉर्ब बिफोर द प्लांट्स टेक इट। प्लांट्स के लेने के पहले सारा पानी जमीन में चला जाएगा। सेकेंड मेथड ड्रिप सिस्टम। ड्रिप वर्ड जो बना है DRIP, वो बना है ड्रॉप से, मतलब इनमें पानी प्लांट्स के पास गिरेगा ड्रॉप बाई ड्रॉप, बूंद बूंद करके, इसलिए नाम है ड्रिप सिस्टम। तो वाटर फॉल्स ड्रॉप बाई ड्रॉप क्लोज टू रूट्स की पोजीशन जहां है, प्लांट की जो रूट्स हैं उनकी पोजीशन जहां है सॉइल पर, वहां ड्रॉप बाई ड्रॉप गिरेगा। इसका मतलब पानी का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं है। प्लांट्स के बीच वाला जो स्पेस है वहां पर पानी गिरता ही नहीं, इसका मतलब वेस्टेज ऑफ वाटर इज नील, नो लॉस ऑफ वाटर। तो इसके इस्तेमाल ज्यादातर कहां होता है? गार्डन प्लांट्स के लिए, फ्रूट्स के प्लांट्स के लिए एंड ट्रीज के लिए।
तो इसके लिए पतली पतली ब्लैक कलर की पाइपलाइन, अगर आपने गार्डन्स का विजिट किया हो, आपके स्कूल्स में भी ऐसा इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पतली ब्लैक कलर की पाइपलाइन होती है और जहां प्लांट की रूट्स की पोजीशन है वहां पर उसमें एक होल कर दिया जाता है, वहां ही वाटर निकलता है, बाकी कहीं पानी निकलता नहीं है। सो दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल, सबसे ज्यादा पानी का इकोनॉमी मतलब बचत इसमें होती है ड्रिप सिस्टम में। दीज आर द मेथड्स ऑफ इरिगेशन। क्रॉप्स की सोइंग कर दी, मैन्योर डाल दिए, इरिगेशन कर दिया, नाउ प्लांट्स की ग्रोथ होगी, क्रॉप्स के प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है हमारे खेत में। नाउ व्हेन वी गो टू द क्रॉप्स फील्ड्स देन वी कैन सी सम प्लांट्स आर डिफरेंट। मतलब जो हमने प्लांट्स लगाए थे खेतों में क्रॉप्स के रूप में, वो वाले प्लांट्स नहीं, कुछ दूसरे प्लांट्स लग गए हैं नेचुरली, ऑटोमेटिकली, हमने नहीं लगाया तो भी लग गए हैं। तो वो प्लांट्स तो जरूरी नहीं थे, हमने नहीं लगाए, हमने तो क्रॉप्स के प्लांट लगाए। हमने सपोज वीट की क्रॉप लगाई थी, लेकिन वहां लग गए कुछ और प्लांट जो वीट नहीं है, इसका मतलब वो प्लांट्स नेसेसरी नहीं है, तो उनको हमें हटाना पड़ेगा। तो दोज प्लांट्स, अननेसेसरी प्लांट्स, अनडिजायरेबल प्लांट्स आर नोन एज वीड्स, तो उनसे हमें अपनी क्रॉप्स को बचाना है। सो नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, प्रैक्टिस नंबर 5, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नंबर 5 इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो पहले वीड्स की डेफिनेशन, अनडिजायरेबल, डिजायर मतलब इच्छा, हमें इच्छा नहीं थी कि ये प्लांट्स उगे, लेकिन वो उग गए हैं ऑटोमेटिकली, नेचुरली, तो अनडिजायरेबल, नहीं चाहिए थे। अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रोन नेचुरली, अपने आप ही उग गए इन क्रॉप फील्ड्स, खेतों में, आर कॉल्ड वीड्स। तो इनको वीड्स बोलते हैं। तो ये हार्मफुल क्यों है, क्यों हम इनको हटाएं, क्यों हम अपनी क्रॉप्स को इनसे बचाएं, तो इसके लिए कुछ कारण बता रखे हैं। वीड्स कॉम्पीट विद क्रॉप्स, तो ये वीड्स के प्लांट्स, क्योंकि ये भी प्लांट्स हैं, इनको भी बहुत सारी चीजें चाहिए, वही चीजें जो कि हमारे क्रॉप्स के प्लांट्स को भी चाहिए। तो इन प्लांट्स का कंपटीशन होगा मेरे क्रॉप्स के प्लांट्स के साथ में। हम तो नहीं चाहते कंपटीशन हमारे क्रॉप्स के प्लांट्स के साथ में करें। अगर कंपटीशन करेंगे तो हो सकता है हमारे प्लांट्स को नुकसान हो। किसका नुकसान हो? वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट, तो इनके लिए कंपटीशन होगा और हो सकता है इसके कारण कुछ वीड्स के प्लांट्स ही मर जाए और कुछ हमारे क्रॉप्स के प्लांट्स ही मर जाए। वीड्स के प्लांट्स के मरने का हमें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारी क्रॉप्स के प्लांट्स जिनको हमने काफी मेहनत के साथ लगाया है उनका नुकसान होगा, इसलिए हमें हटाना पड़ेगा। दूसरा कारण, इंटरफियर इन हार्वेस्टिंग, जब हमारे क्रॉप्स के प्लांट्स की हार्वेस्टिंग हम करेंगे, लास्ट में पक जाएगी फसल तब, तो उस वक्त प्रॉब्लम बीच में करेंगे, पैदा करेंगे ये वाले वीड्स के प्लांट्स। नेक्स्ट, पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड अस, एनिमल्स के लिए भी और हमारे लिए भी ये प्लांट्स है वो हार्मफुल हो सकते हैं, जहरीले हो सकते हैं, तो इनको हमें हटाना पड़ेगा। तो इनको हटाने का के जो तरीके हैं वो दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं। एक तो है मैनुअल मेथड, जिसमें हमें किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें अपने हाथों से या कुछ टूल्स के द्वारा ही उनको हटाना है। और दूसरी मेथड है केमिकल मेथड, जिसमें हम केमिकल्स का यूज करेंगे। मैनुअल मेथड है, उसमें उसके भी दो पार्ट्स हैं। पहला, हम अपने हाथों से ही उखाड़ेंगे, किसी टूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और मैकेनिकल मेथड, मैकेनिकल वर्ड किससे बना? मशीन्स से बना। तो मशीन्स का इस्तेमाल करके, कुछ टूल्स का इस्तेमाल करके अगर हम उखाड़ते हैं उनको, तो दैट इज द मेथड मैकेनिकल मेथड। तो मैनुअल मेथड की जो हैंड्स वाली मेथड, उसमें सिंपली हम हाथों से प्लांट्स को पकड़ के उखाड़ देंगे बाई अप रूटिंग। रूट्स को ऊपर कर देंगे। अगर किसी प्लांट की रूट्स को ऊपर कर देंगे तो क्या होगा? प्लांट तो मर गया। सो अपरूटिंग करके, तो इसमें लेकिन ज्यादा टाइम लगेगा और लेबर, मेहनत भी करनी पड़ेगी। दूसरी मेथड है मैकेनिकल, मैनुअल मेथड ही है, मशीन्स का इस्तेमाल करके। तो इसमें काटा जाता है, कटिंग क्लोज टू ग्राउंड, जमीन के पास से उन प्लांट्स को काट दिया जाता है खुरपी के द्वारा। खुरपी आपने देखी है, डायग्राम देखिए। सीड ड्रिल की हमने बात की थी सोइंग के टाइम पे, उसका इस्तेमाल किया जाता है। उस वक्त उसमें सीड्स नहीं डालेंगे, लेकिन जब ये मैकेनिकल मेथड से रिमूव कर रहे हो वीड्स को, तो प्लाउइंग और टिलिंग कर सकते हैं प्लाउ की हेल्प से बिफोर सोइंग, ये भी कब? सोइंग के पहले। तो इसके द्वारा भी प्लांट्स अपरूट हो जाएंगे, जमीन से उखड़ जाएंगे और इस मेथड में टाइम कम लगेगा, मेहनत भी कम लगेगी। नाउ नेक्स्ट, द सेकंड मेथड, मैनुअल मेथड, फर्स्ट मेथड थी, इसके दो पार्ट्स थे। नाउ द सेकंड मेथड, दैट इज केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड्स में केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो केमिकल्स जो वीड्स को मारने के काम आते हैं, उनको बोलते हैं वीडीसाइड्स। यहाँ वीडीसाइड्स जो वर्ड बना, उसके दो पार्ट हो सकते हैं, वो अपने बारे में सेल्फ एक्सप्लेन करता है। वीड हमने शुरुआत में डेफिनेशन की बात की थी, अनडिजायरेबल प्लांट्स, वीड्स, अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो नेचुरली। तो वीड्स, और दूसरा पार्ट है साइड, CID, साइड का मतलब टू किल, मार देना।
तो वीड्स को मार देने वाले जो केमिकल्स हैं उनको बोलते हैं वीडिसाइड्स। तो क्या इसकी डेफिनेशन देखिए, केमिकल्स यूज फॉर टू किल वीड्स आर नॉन एज वीडिसाइड्स। इनका एक जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है दैट इज 2,4-D। अब इनके बारे में कुछ डिटेल्स हैं। स्प्रे किया जाता है इन केमिकल्स को, स्प्रेड इन, फिर स्प्रेयर के द्वारा, आपने शायद खेतों में देखा होगा किसान लोग स्प्रे करते हैं, स्प्रेयर एक मशीन होती है उसके द्वारा वो केमिकल्स उसमें उसके टैंक में भर के अपने बैग पे लगाकर स्प्रे करते हैं क्रॉप्स के प्लांट्स पर। तो क्रॉप्स के प्लांट्स को इससे कोई नुकसान नहीं होता, नो हार्म टू क्रॉप्स। और क्रॉप के टाइप पर डिपेंड करता है कि इसको कितना कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा, कितना डाइल्यूट किया जाएगा, मतलब पानी कितना घोला जाएगा उस केमिकल के अंदर। तो उसको डाइल्यूट किया जाता है, मतलब उसमें पानी घोला जाता है विथ वाटर, वाटर से डाइल्यूट करके फिर उसके बाद में उसको स्प्रे किया जाता है। तो लेकिन क्योंकि हमने बात की केमिकल्स हैं, और स्प्रेयर कौन होगा, कोई फार्मर होगा, कोई बंदा होगा। नाउ दैट केमिकल मे हार्म टू दैट पर्सन, जो स्प्रेयर बंदा है, स्प्रे करने वाला बंदा है, उसकी बॉडी पर नुकसान हो सकते हैं। इसलिए कॉशन मतलब चेतावनी है, स्प्रेयर शुड कवर नोज एंड माउथ विथ ए मास्क व्हाइल स्प्रेइंग द केमिकल, खुद को बचाने के लिए। अच्छा, तो ये प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स कब किया जाए, वीड्स को हटाया कब की जाए, वीडिंग, वीड्स को हटाने की मेथड का बोलते हैं वीडिंग। तो वीडिंग कब की जाए, WEEDING, वीड को हटाने की मेथड की प्रोसेस का नाम वीडिंग। तो वीडिंग कब की जानी चाहिए, तो वीडिंग का सबसे बेस्ट टाइम होता है जब हमारी क्रॉप्स के प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं आए हैं, उसके पहले वाली स्टेज में। उसके पहले वाली स्टेज हमने 7th क्लास में बात की थी, प्लांट्स के 2 पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो वेजिटेटिव ग्रोथ जो प्लांट की हो रही होती है, मतलब फ्लावर्स के आने की पहले वाली स्टेज, तो वेजिटेटिव ग्रोथ में ही इन वीड्स के प्लांट्स को हटा देना चाहिए। अगर इन वीड्स में फ्लावर्स आ गए, इसका मतलब डेफिनेटली इसके बाद में पॉलिनेशन भी हो गया होगा, हो सकता है सीड्स भी बन गए हों, तो उसके बाद में इनको हटाने से हमारे जो क्रॉप्स है उनको नुकसान होना तय है। सो बिफोर दैट फ्लावरिंग स्टेज वी हैव टू रिमूव द वीड्स। तो वीड्स में फ्लावर आने के पहले इनको हटाना पड़ेगा इन वेजिटेटिव स्टेज बिफोर फ्लावरिंग। सो दैट इज अबाउट द प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। 3-4 महीने हो चुके हैं, 3 or 4 months gone by आफ्टर सोइंग। अब किसान के खेत में क्रॉप्स नाउ पक गई है, मेच्योर हो गई है, उसके सीड्स राइप हो गए हैं। तो अब प्लांट्स को काटने का वक्त आ गया है, मतलब हार्वेस्टिंग का वक्त आ गया है। हार्वेस्टिंग, तो डेफिनेशन, कटिंग ऑफ ए क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर, मेच्योर मतलब पक गई है जब फसल, इज नॉन एज हार्वेस्टिंग। तो उसको काटना, उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं, पुल्ड आउट, या तो उसको खींच लेते हैं या काट लेते हैं क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड के पास से, जमीन के पास से उसको काट लेते हैं। तो इसकी अलग अलग मेथड्स हैं। तो 2 मेथड्स हैं मैन, फर्स्ट इज मैनुअल मेथड, द सेकंड इज मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल आप समझते हैं, मशीन्स वाला। मैनुअल जिसमें कि हमें अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं अपने हाथों में लेकर। बाई सिकल, सिकल हसिया जो शी शेप का होता है, तो दैट सिकल इज यूज्ड, उसमें लेकिन टाइम ज्यादा लगता है और मेहनत भी काफी करनी पड़ती है। दूसरी मेथड है मैकेनिकल मेथड, मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। पहला हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है, उन्हें काटना पड़ता है, उसके बाद में थ्रेशिंग करनी पड़ती है। काटने के बाद में सीड्स को चाफ से अलग करना पड़ेगा। सीड्स जो फूड ग्रेन से सीड्स, इनको चाफ में प्लांट का जो वेस्ट पार्ट है, सीड रहेंगे जो कि चारा बन जाएगा, प्लांट के लिए फेडर बन जाएगा, उस चाफ को सीड से अलग करना। तो 2 पार्ट्स हैं उसके। तो हार्वेस्टिंग करेंगे, कटिंग, उसके लिए हार्वेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। मशीन इज यूज्ड एंड दैट इज कंबाइन। आपने सबने देखी है, आप शायद गलती से उसको कई बार हार्वेस्टर बोलते हैं, लेकिन हार्वेस्टर नहीं, वो दैट इज कंबाइन। और वो कंबाइन क्या ना, उसका नाम कंबाइन क्यों है, बिकॉज इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ हार्वेस्टर प्लस थ्रेशर। हार्वेस्टर भी उसके अंदर है और थ्रेशर भी उसके अंदर, मतलब हार्वेस्टिंग करेगा, काटेगा वो क्रॉप्स को क्लोज टू द ग्राउंड, उसके बाद में वो थ्रेशिंग भी करेगा, मतलब सीड्स को, फूड ग्रेन को चाप से अलग भी करेगा। तो दोनों काम करेगा, इसलिए उसका नाम है कंबाइन। तो काफी सारा टाइम बच गया और काफी सारी मेहनत भी बच गई। पैसा जरूर लगता है, लेकिन बहुत कम टाइम में ये हमारा दोनों काम कंप्लीट हो गए।
नाउ एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, जब क्लोज टू द ग्राउंड काट लिया गया, चाहे वो मैनुअल मेथड से किया गया चाहे वो मैकेनिकल मेथड से, तो वहां पर जो प्लांट्स के नीचे वाला पार्ट है वो बच गया है खेतों में ही, क्रॉप फील्ड्स में ही बच गया, उसको बोलते हैं स्टब्स, STUBS, लेफ्ट स्टब्स इन फील्ड। वो जो स्टब्स बचे हैं वो नेक्स्ट क्रॉप जब प्लांट्स की क्रॉप लगाई जाएगी उस खेत में तो फार्मर्स को प्रॉब्लम होगी। तो सम फार्मर्स आर डूइंग रॉन्ग प्रैक्टिस एंड दैट इज बर्निंग दोज स्टब्स इन द क्रॉप फील्ड ओनली, उनको वहीं पर जला देते हैं। और कुछ लेकिन बाकी जो किसान लोग हैं वो वहां पर उनको जलाते नहीं, वो प्लॉविंग करते हैं, प्लॉव्स जलाते हैं, वहां पर टिलिंग कर देते हैं। उससे क्या होगा, वो जो स्टब्स हैं वो उखड़ भी जाएंगे और वो सोइल में मिक्स हो जाएंगे और नेक्स्ट क्रॉप का जब टर्न आएगा तब तक वो सोइल के अंदर डिकम्पोज हो जाएंगे माइक्रोब्स के द्वारा, जिससे कि ह्यूमस बनेगा, प्लांट्स का डिकम्पोज होने के बाद में उनके पार्ट्स के द्वारा ह्यूमस बन जाएगा, सोइल की फर्टिलिटी, उपजाऊपन, सोइल ज्यादा फर्टाइल हो जाएगी। तो वो बहुत अच्छी बात है, ह्यूमस ज्यादा बनेगा, सोइल फर्टाइल हो जाएगी। लेकिन अगर उनको जलाया जाएगा, और आपने इसके बारे में बहुत सारा सुना होगा, दिल्ली के आसपास वाले जो एरियाज हैं, पंजाब, हरियाणा, वो यूपी, ये सब क्या कर रहे हैं, उनको मोस्टली जलाते हो किसान लोग। उसके कारण क्या हुआ, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया। दिल्ली में, हमारे कैपिटल सिटी में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हुआ। तो बर्निंग के कारण पोल्यूशन होता है और सोइल, क्योंकि वो माइक्रोब्स जहाँ पे सोइल के अंदर प्लांट्स को, स्टब्स को जलाया जा रहा है, वो माइक्रोब्स की डेथ भी हो गई। इसलिए प्लांट को नेक्स्ट जो क्रॉप है उसके लिए माइक्रोब्स नहीं मिलेंगे, जो फार्मर्स के फ्रेंड्स होते वो नहीं मिलेंगे, इसलिए सोइल स्टेराइल हो गई, बंजर हो गई। लेकिन इस केस में जब प्लॉइंग करते हैं तो उसको स्टब्स को जलाते नहीं है, जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, तो वहां पर क्या हुआ, सोइल की फर्टिलिटी बढ़ी। तो दिस इज ए गुड थिंग एंड दिस इज ए बैड थिंग, जलाना नहीं चाहिए। अब हार्वेस्टिंग हो गई, किसानों के लिए फूड ग्रेन अच्छा मिल गया, अच्छा प्रोडक्शन हो गया। तो अब 3-4 महीने की हार्ड लेबर के बाद में द फार्मर्स आर नाउ फ्री। वो अपने खेतों को देखकर, अपने अनाज के उत्पादन, फूड प्रोडक्शन को देखकर बड़े खुश हैं। तो अब उनका रिलैक्स करने का टाइम है, और रिलैक्स करने के टाइम है तो वो क्या करते हैं, कुछ फेस्टिवल्स का सेलिब्रेशन करते हैं। और हमारे इंडिया में ये फेस्टिवल्स बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। दीज फेस्टिवल्स आर नोन एज हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। और ये आफ्टर 3-4 मंथ्स लेबर, गुड यील्ड ऑफ क्रॉप्स, स्पेशल फेस्टिवल आ जाते हैं। इनके नाम देखिए, पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवन्या, बिहू। पोंगल साउथ इंडिया में मनाया जाता है, बैसाखी नॉर्थ इंडिया में, पंजाब, दिल्ली, होली ऑल ओवर इंडिया, दिवाली ऑल ओवर इंडिया। नवन्या की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल की तरफ, बिहू असम की तरफ। तो दीज ऑल आर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, द फार्मर्स आर हैप्पी एंड दे आर नाउ एंजॉयिंग। क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग हो गई। अब उस हार्वेस्टेड फूड ग्रेन को किसानों को अपने घर पर रखना है, या बहुत ज्यादा है अगर क्वांटिटी में तो उसको बहुत बड़े पैमाने पर स्टोर करके रखना है, जिससे कि जब वो करेक्ट टाइम आए तो उसको वो सेल कर सके, बेच सके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या फिर पर्सनली। तो इस प्रोसेस का नाम है स्टोरेज। उसको स्टोरेज के लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए, फूड ग्रेन्स शुड बी सेफ, सुरक्षित होना चाहिए। किससे, मॉइस्चर से, वाटर कंटेंट से, इंसेक्ट्स से, रैट्स चूहे से, एंड माइक्रोब्स से। ये इंसेक्ट्स, रैट्स, माइक्रोब्स, इनको मिलाकर एक वर्ड का इजाद किया गया, बनाया गया है, पेस्ट्स। तो इन पेस्ट से बचाना जरूरी है और मॉइस्चर से बचाना जरूरी है। मॉइस्चर का मतलब वाटर कंटेंट। तो अगर सीड्स में मॉइस्चर रहा तो वो इनके द्वारा खा लिया जाएगा, इसलिए इनसे बचाना जरूरी है। और फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन जो होते हैं, अभी भी फसल की कटाई हुई, तो उस फूड ग्रेन में मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, और मॉइस्चर जब ज्यादा होता है तो ये पेस्ट उस पर अटैक कर सकते हैं, और तो उन सीड्स को वो खा जाएंगे। नेक्स्ट क्रॉप के लिए हम उन सीड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फार्मर्स को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए सीड्स को विदाउट प्रॉपर ड्राइंग हमें स्टोर नहीं करना चाहिए। माइक्रोब्स में फंजाई और बैक्टीरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि नुकसान करते हैं। तो स्टोर करने के लिए मेथड्स की बात करें पहले, तो जूट बैग्स का इस्तेमाल करते हैं, मेटेलिक बिन्स, मेटल के बिन, बड़े बड़े डब्बे होते हैं, कोठियां बोलते हैं उनको, बिन्स, उनका इस्तेमाल करते हैं। साइलोज एंड ग्रैनरीज, बहुत बड़े पैमाने पर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से परचेज किया जाता है किसानों के फूड ग्रेन्स को, तो उसको स्टोर करने के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो स्टोर करता है बड़े बड़े साइलोज में एंड ग्रेनरीज में। तो वहां इन 4 तरीकों से फूड ग्रेन को स्टोर किया जाता है। लेकिन वहां पर उस फूड ग्रेन को स्टोर करने के पहले वहां पर एक
हमें करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा पेस्ट से, क्योंकि अगर वहां पर हमने ड्राई करने के बाद भी सुखाया, लेकिन जो माइक्रोब्स हैं वो अगर अटैक कर देंगे, या फिर हम बात करें इंसेक्ट्स और रेट्स उस पर अटैक कर देंगे, तो उनसे बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो उसके बारे में बात करते हैं कि ड्राई नीम लीव्स, जो कि इजिली अवेलेबल भी है। तो सूखी हुई नीम की पत्तियां वो बहुत अच्छा काम करती है उन इंसेक्ट पेस्ट को दूर रखने के लिए। और दूसरा तरीका है वो केमिकल्स वाला तरीका है। तो कुछ सर्टेन केमिकल्स होते हैं जो कि इन पेस्ट को मार देते हैं। तो दीज केमिकल्स आर नोन एज पेस्टिसाइड्स। यहाँ पेस्ट का मतलब इंसेक्ट्स, रैट्स, माइक्रोब्स। तो इनको मारने के लिए, टू किल, कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल्स यूज टू किल पेस्ट आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। इसलिए ज्यादातर जो फूड ग्रेन्स होता है हमारे घर में जो परचेज करके लाया जाता है, उस पे पेस्टिसाइड का स्प्रे किया गया हुआ होता है। इसलिए हमें अपने घर में इस्तेमाल करने के पहले डेफिनेटली पहले उसको वॉश करना चाहिए प्रॉपरली, ड्राई करना चाहिए, उसके बाद में यूज करना चाहिए। Now we talked about the food we get from the plants, but already we know that the food is also provided by the animals. Yes, like milk, eggs, meat, fish. For example, milk is provided by cow, buffalo, goat, etc. Eggs from hen, meat from goat, sheep, etc. and fish. So animals are also a good source of food for the human beings. So animals से हमें फूड अगर लेना है, जैसे हमने क्रॉप्स के बारे में बात की, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें क्रॉप्स का सातों प्रैक्टिस के बारे में बात की, प्रॉपर केयर देनी पड़ेगी, हमें न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। उसी तरह से एनिमल से भी फूड लेने के लिए हमें उनको भी प्रॉपर फूड देना पड़ेगा, शेल्टर, रहने की जगह, उनकी केयर करनी पड़ेगी, डिजीज वगैरह से उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। तो फार्मर्स लोग ऐसा करते हैं। तो जब ये बहुत बड़े पैमाने पे होता है तो इसलिए उसका एक नाम है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में जो एनिमल का मतलब तो जो हम ये डिफरेंट एनिमल्स की बात करें वो एनिमल्स, हस्बेंड्री जो वर्ड है वो बना है हस्बैंड से। यहाँ हस्बैंड का मतलब होता है फार्मर, पति वाला हस्बैंड नहीं, ये फार्मर की बात कर रहे हैं। तो हस्बेंड्री का मतलब फार्मर जो एनिमल्स को रियर करते हैं, पालते हैं, जिसके बाद उनकी केयर करते हैं और बदले में उनको उससे प्रोडक्शन मिलता है फूड का। तो दिस द डेफिनेशन इज एनिमल्स रियरिंग एट फार्म्स, खेतों में, provided food, shelter and care is called as animal husbandry. So that is the chapter. So now we talk about the exercises, the questions. So question number 1. This is the question number 1. Select the correct word from the following list and fill in the blanks. यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स, प्रिपरेशन। तो इनमें से वर्ड करेक्ट को चूज करना है और नीचे जो ब्लैंक स्पेसेस दे रखे हैं ए बी सी डी में, उनमें से चूज करके राइट आंसर लिखना है। ए, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड। तो एक ही तरह के प्लांट्स, सेम काइंड के प्लांट्स, और ग्रो किए जाते हैं, कल्टीवेट किए जाते हैं एक लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर एक ही जगह पर, उनको क्या बोलते हैं? तो आपको पता है इसका आंसर क्या है, इनमें से कौन सा आएगा? CROP, क्रॉप। सेकेंड बी है, द फर्स्ट स्टेप, पहली स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स को ग्रो करने के में जो फर्स्ट स्टेप है उसका नाम क्या है? ब्लैंक ऑफ द सोइल, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सोइल, प्रिपरेशन, इसमें आएगा प्रिपरेशन। थर्ड सी की बात करें, डैमेज्ड सीड्स वुड ब्लैंक ऑन टॉप ऑफ वाटर। तो जो डैमेज सीड्स होते हैं, होलो होते हैं, खोखले होते हैं, इंसेक्ट्स के द्वारा खाली गए होते हैं, तो वो जब हमने एक्टिविटी के बारे में बात की, सीड्स के सिलेक्शन के एक्टिविटी, तो टॉप ऑफ द वाटर भी वो क्या करते हैं? इनमें से कौन सा आएगा? वो फ्लोट, तो फ्लोट करते हैं। नेक्स्ट और डी इसमें, फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट चाहिए, ब्लैंक एंड ब्लैंक चाहिए फ्रॉम द सोइल आर एसेंशियल, ये जरूरी है। तो सनलाइट तो दे रखी है इसमें, बाकी दो चीजें बच गई हैं। तो क्या क्या बच गई? यहाँ एक तो देखिए वाटर बच गया है और एक न्यूट्रिएंट्स बच गए हैं, तो दोनों ब्लैंक स्पेस में ये दोनों आएंगे। यहाँ पे आंसर वैसे दे भी रखे, आप इनको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ये मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद कॉलम बी है, तो कॉलम ए के आइटम्स को बी से मैच करना है। यहाँ पे मैच नहीं है, खरीफ क्रॉप्स के साथ में फूड फॉर कैटल, इस तरह से रबी क्रॉप्स के साथ यूरिया एंड सुपर फास्फेट, ये मैच नहीं है, तो हमें मैच करके लिखना है। थर्ड में केमिकल फर्टिलाइजर है, फोर्थ में ऑर्गेनिक मैन्योर है, तो मैच करते तो आंसर ये आता है खरीफ क्रॉप्स। कौन सी एग्जांपल है? पैडी एंड मेज।
नेक्स्ट रबी क्रॉप्स, इसके एग्जांपल है वीट, ग्राम, पी, जो कि विंटर ब्रेक में, विंटर सीजन में उगाई जाती हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, डीएपी, एनपीके एटसेट्रा। ऑर्गेनिक मैन्योर, जो कि प्लांट और एनिमल के वेस्ट से बनती है, तो एनिमल एक्सक्रीटा, काउडंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। नीचे दो दे रखे हैं पॉइंट्स, उनके दो एग्जांपल देने हैं। तो फर्स्ट में खरीफ क्रॉप के एग्जांपल दो देने हैं और सेकंड में रबी क्रॉप के एग्जांपल्स। तो खरीफ क्रॉप के एग्जांपल्स पहले भी आ गया अभी थोड़ी देर पहले, पैडी, मेज एटसेट्रा। और रबी क्रॉप्स की बात करें तो विंटर सीजन में उगाई जाती है, वीट, ग्राम एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो 4 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी डी, इनमें से हर एक पर अपने वर्ड्स में एक एक पैराग्राफ लिखना है। तो फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, वीडिंग एंड थ्रेशिंग। ये चारों चारों आप जानते हैं कि प्रैक्टिसेस हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो इनमें से आप इसको देखकर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, वीडिंग और थ्रेशिंग के बारे में पैराग्राफ लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में डिफरेंसेस होते हैं। हमने कंपैरिजन की एक लिस्ट बनाई थी जब हम क्लास वर्क की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर इसके 3, 4, 5, 6 डिफरेंसेस लिखे हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, व्हाट इज इरिगेशन। सप्लाई ऑफ वाटर की बात करें तो वो क्या है, उसकी डेफिनेशन। और फिर डिस्क्राइब करना 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। उन मेथड्स को डिस्क्राइब करना है जो कि क्या करती हैं, कंजर्व करती है वाटर को बचाती हैं। हमने बात की ट्रेडिशनल मेथड्स होती हैं और मेथड्स होती है दूसरी वाली मॉडर्न मेथड्स। तो ट्रेडिशनल मेथड्स तो कोई भी वाटर को कंजर्व नहीं करती हैं, वो तो वेस्ट ही करती हैं। हमने बात की थी कि ओनली हिस्टोरिकल पर्पस के हिसाब से हम उनको स्टडी करते हैं, लेकिन बचाती कौन सी है, जो मॉडर्न मेथड्स हैं, तो उनके बारे में आपको लिखना। तो पहले डेफिनेशन, इरिगेशन की डेफिनेशन लिखी हमने, और उसके बाद में ये यहाँ पे डेफिनेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन है। फिर इसके बाद में 2 मेथड्स, इरिगेशन की 2 मेथड्स जो कंजर्व करती हैं, हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो वो पहली है स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरी है ड्रिप सिस्टम। तो आप इसके बारे में यहाँ से, और आपने क्लास वर्क में भी पढ़ा था उसके बारे में, तो आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इफ व्हीट इज सोन, अगर व्हीट को, गेहूं को बोया गया है इन द खरीफ क्रॉप के सीजन में, रबी क्रॉप की फसल है ये, रबी क्रॉप है लेकिन हमने बोया इसको खरीफ सीजन में, व्हाट वुड हैपन, तो क्या होगा, डिस्कस कीजिए। अब खरीफ क्रॉप में ग्रो करेंगे तो रेनी सीजन है, उस वक्त रेन वाटर बहुत सारा होगा, वीट और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ये इसके लिए व्हीट की क्रॉप के लिए सुटेबल कंडीशंस नहीं है। तो आंसर क्या लिखेंगे, खरीफ सीजन इज फ्रॉम जून टू अक्टूबर। इफ wheat is sown in the kharif season, then the whole crop might get destroyed, खराब हो जाएगी पूरी क्रॉप बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स, जैसे कि लेक ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर गेहूं की फसल के लिए चाहिए बहुत कम, यहाँ पर तो टेम्परेचर रेनी सीजन की बात करें तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अडेप्टेबिलिटी, अडेप्ट नहीं कर पाएंगे प्लांट्स इस कंडीशन के हिसाब से। अवेलेबिलिटी ऑफ पेस्ट, जो पेस्ट हैं वो बारिश के मौसम में कुछ ज्यादा होंगे, अलग तरह के होंगे, जो कि वीट की क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देंगे। खरीफ सीजन इंक्लूड्स द रेनी सीजन, क्योंकि हमने बात की कि खरीफ सीजन तो रेनी सीजन और मानसून सीजन होता है, बारिश बहुत ज्यादा, विच इज नॉट फेवरेबल, और ये अनुकूल नहीं है, फेवरेबल नहीं है फॉर द ग्रोथ ऑफ व्हीट क्रॉप, व्हीट की क्रॉप के लिए फेवरेबल नहीं है। देयरफॉर व्हीट क्रॉप शुड नॉट बी सोन इन द दिस सीजन, तो इसको नहीं उगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, एक्सप्लेन हाउ सोइल गेट्स अफेक्टेड, सोइल पर कैसे असर होता है ये समझाना है। किसके द्वारा असर होता है, बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन, बार बार प्लांटेशन करें क्रॉप्स का इन ए फील्ड, एक खेत में बार बार प्लांट लगाते हैं अगर, if continuous plantation of crops is done in the fields, then the soil will become poor in necessary nutrient like nitrogen, phosphorus, potassium। क्योंकि कंटिन्यू प्लांट्स लगाते रहेंगे तो सोइल में से न्यूट्रिएंट्स बार बार प्लांट्स के द्वारा लिए जाते रहेंगे, तो सोइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, पुअर हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे, पुअर का मतलब कम हो जाएंगे। प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग, इसके लिए प्लांट्स को चाहिए ग्रोथ के लिए, फंक्शन करने के लिए, लेकिन न्यूट्रिएंट्स होंगे नहीं। When a farmer continues to grow crops one after the other, बार बार फार्मर अपने फील्ड्स में क्रॉप्स लगाते रहेगा, then all nutrients available in the soil reduce, कम हो जाएंगे, and the crop yield, क्रॉप की जो पैदावार है डिक्रीज ऑटोमेटिकली, कम हो जाएगी। So that is the reason। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, what are weeds, weeds क्या है,
हाउ कैन वी कंट्रोल देम, हम उनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमने पहले तो वीट की डेफिनेशन लिखनी है। वीड्स आर अनडिजायर्ड प्लांट दैट ग्रो नेचुरली इन द फील्ड, अपने आप उग जाते हैं। वीड compete विद द क्रॉप्स, तो क्रॉप्स के साथ में कंपटीशन करते हैं, किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, लाइट के लिए, स्पेस के लिए। और इसके कारण होता क्या है, क्रॉप की जो प्लांट जो हमें चाहिए वो प्लांट्स गेट लेसर न्यूट्रिएंट्स, उनको न्यूट्रिएंट्स कम मिल पाते हैं, लाइट कम मिल पाती है और जगह कम मिल पाती है डेवलपमेंट के लिए। तो इसको हटाने के लिए, वीड्स को हटाने के लिए, जिसको हमने बात की कि वीड्स को हटाने की प्रोसेस बोले वीडिंग, तो वीडिंग की जो मेथड्स हैं वो क्या क्या हैं। तो वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड यूजिंग वीडिसाइड्स, केमिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये केमिकल मेथड है, विच इज स्प्रेड इन द फील्ड टू किल ऑल अवेलेबल वीड्स। वीडिसाइड्स आर नॉट हार्मफुल टू क्रॉप्स, तो इसके कारण वीड्स तो मर जाएंगी और जो क्रॉप्स के हमारे जो प्लांट्स हैं उन पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन हमने बात की कि इसके कारण हम जो फार्मर है, जो स्प्रेयर है, उसके ऊपर नुकसान हो सकता है, इसलिए उसको अपने माउथ और नोज को कवर करना चाहिए। सेकेंड इज टिलिंग बिफोर सोइंग, सोइंग के पहले ही अगर टिलिंग कर दी जाए तो जो अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं दो आर रिमूव्ड, तो रिमूविंग वीड्स को लिए ये वाली प्रोसेस भी कर सकते हैं। टिलिंग अप्रूव्स, तो टिलिंग के कारण जो प्लांट्स हैं वीड्स के वो अप्रूव्ड हो जाएंगे। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल, और सबसे बढ़िया टाइम जो रिमूव करने का है वीड्स को, दैट इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, क्योंकि एक बार फ्लावर्स और सीड्स अगर आ गए उसके बाद में अगर आपने प्लांट्स को हटा भी दिया तो उसके सीड्स बन चुके हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह जा चुके हैं, उनका डिस्पर्शन हो चुका है। इसलिए फ्लावर्स और सीड्स के आने के पहले ही हमें वीड्स को हटाना पड़ेगा। और थर्ड तरीका था मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड हम अपने हाथों की हेल्प से, खुरपी की हेल्प से उन वीड्स के प्लांट्स को उखाड़ दें, काट दें खुरपी की हेल्प से, सिकल बोलते हैं इंग्लिश में इसको। इट इन्वॉल्व्स रेगुलर अपरूटिंग ऑफ कटिंग ऑफ वीड्स क्लोज टू द ग्राउंड, जमीन के पास से उसको काट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज करना है, यहाँ पर 7 बॉक्सेस दे रखे हैं, फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्रम, क्रम से उनको अरेंज करना है, एक फ्लो चार्ट बनाना है। शुगरकेन की क्रॉप लगाने के लिए 7 प्रैक्टिसेस दे रखी है, उनको उल्टी पुल्टी दे रखी, जम्बल्ड हैं, हमें उनको प्रॉपर अरेंज करना है। तो आपको पता ही है कि हम अरेंज करेंगे तो सबसे पहले नंबर 5 पे प्रिपरेशन सॉइल, देन नंबर 6 पर प्रिपरेशन करने बाद में हम प्लाविंग करेंगे फील्ड की, इसके बाद में हम सोइंग करेंगे, उसके बाद में हम 7 में मैन्योरिंग करेंगे, फिर मैन्योर डालने के बाद में इरिगेशन करेंगे, वाटर सप्लाई करेंगे, और उसके बाद में थर्ड हार्वेस्टिंग करेंगे जब पक जाएगी, इसके बाद में 3-4 मंथ के बाद में, और लास्ट में हम सेंडिंग क्रॉप्स टू शुगर फैक्ट्री। सो दैट इज द ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट हियर। आप इनको इनके नाम भी लिख सकते हैं और इस तरह से केवल नंबर के बेसिस पर और एरो लगाकर भी इसका आंसर लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आ गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। यहाँ पे क्लूज दे रखे हैं, तो पहले डाउन, डाउन का मतलब टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ, और ये है अक्रॉस मतलब लेफ्ट टू राइट के क्लूज दे रखे हैं। तो पहला है डाउन में प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करना, आपको पता है इसको बोलते क्या है। तो फर्स्ट वाले में यहाँ आई है, तो आई का मतलब इरिगेशन आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड इज कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन, प्रॉपर कंडीशन में क्रॉप्स की ग्रेन्स को, अनाज को सुरक्षित रखना लंबे समय के लिए, तो ये हमने बात की लास्ट प्रैक्टिस होती है, दैट इज स्टोरेज। तो ये एस है यहाँ पर, तो एस है STORAGE, स्टोरेज आएगा। थर्ड, सर्टेन क्रॉप्स प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, एक ही तरह के प्लांट ग्रोन लार्ज स्केल पे उगाए जाते हैं, उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं 5 में, तो ये CROP क्रॉप आ जाएगा इसमें। अब बात करेंगे हम अक्रॉस मतलब लेफ्ट टू राइट, थर्ड पॉइंट है इसमें पजल का। तो इसमें बता रखिए इसका क्लू, ये मशीन, वो मशीन यूज फॉर कटिंग द मेच्योर क्रॉप, मेच्योर क्रॉप को काटने वाली जो मशीन है उसकी बात करें तो थर्ड में H से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हार्वेस्टर है, तो HARVESTER, हार्वेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पजल का क्लू नंबर 4, ए रबी क्रॉप दैट इज आल्सो वन ऑफ द पल्सेस, एक ऐसी रबी क्रॉप जो कि पल्सेस भी है, और रबी क्रॉप का मतलब विंटर सीजन में उगाई जाती है, तो यहाँ पे जी से स्टार्ट होता है, GRAM, ग्राम, चने की फसल। और लास्ट इसमें है पजल का क्लू, ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम चाफ, चाफ का मतलब उसका जो चारा है, प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट है उसको ग्रेन से हटाने का काम। तो छठा इसमें क्लू W से स्टार्ट हो रहा है, तो W से स्टार्ट होता है, तो विनोइंग, ये हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, WINNOWING। तो ये हमारी क्रॉसवर्ड पजल कंप्लीट होगी, और इसी तरह से चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। आप प्रॉपरली एक बार फिर से रिवाइज कीजिए चैप्टर को, आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। थैंक यू।